स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे, मेरी सहयोगी है कविता थपलियाल। और ऑफ कोर्स आज बाजार में देखें तो दो अहम मैक्रो ट्रिगर्स है जो पॉजिटिव है। फेस्टिव सीजन अच्छी शुरुआत हुई है और जो अगस्त के मैक्रो डेटा आए हैं, आउटपुट डेटा, उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिला है। तो आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन भी है और यहाँ पे आपको कमाई के क्या क्या मौके हैं वो सब हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। एक्शन पैक रहेगा अगला 2.5 घंटा। लेकिन अभी चलते हैं बाजार के बड़े संकेत के पास, जो 4 सबसे बड़े संकेत है जिस पे हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले अगर बात करें तो रिकॉर्ड हाई ऊंचाई पे जो है यूएस मार्केट्स है। इनके तीनों इंडिसेस नास्डैक, एस&पी 500, डाउ जोन्स में जो है रिकॉर्ड लेवल्स की जो है अप मूव देखने मिली है। और ऑफ कोर्स ओपन एआई और आप कह सकते हैं एनवीडिया के बड़ी करार आई है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे लगभग सपाट है, 25,250 के लेवल्स के पास है और एशियाई बाजार मिले जुले संकेत दे रहे हैं। एफआईज की बात करें तो 2 दिन की बाइंग के बाद फिर लगभग 3,000 करोड़ की जो है बिकवाली देखने मिली है और ब्रेंट क्रूड जो है $67 के नीचे फिसला है। थोड़ी सी जो है गिरावट आई है, लेकिन जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ा है उसके कारण ग्लोबली गोल्ड प्राइसेस $3,800 के पास आ गए हैं। 2% की उछाल ओवरनाइट देखने मिली है। भारत में स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो केईसी इंटरनेशनल को 3,240 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर देखने मिला है और अल्केम लैब्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि कैंसर की दवा की जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। और प्राइमरी मार्केट्स में भी जो है एक्शन भरपूर है। आज से आनंद राठी, सेशाई टेक्नोलॉजी समेत 4 आईपीओ खुलने वाले हैं और ओवरऑल देखा जाए तो आज यूरो प्रतीक सेल्स की आईपीओ लिस्टिंग भी होने वाली। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन है, सेकेंडरी मार्केट में एक्शन है और ग्लोबल क्यूज जो है आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव क्यूज जो है भारत के मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स याद रखिए कल जो थी बड़ी सेलिंग देखने मिली थी और आज है निफ्टी एक्सपायरी, तो कुछ खेमे में जो है आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकती है इनिशियल ट्रेडिंग सेशन में। तो ये 4 अहम बात है, बड़े संकेत हैं जिस पे हमारी जो है नज़र रहने वाली है। चलिए, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल बाजारों पर भी डालना चाहिए नज़र। लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट यहाँ पर हाई पर बंद हुए हैं। हमारे बाज़ारों से भी हमें काफ़ी सपाट लेकिन 2550 के आसपास का एक ओपनिंग का संभावना आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हम देखें तो यहाँ पर एस&पी 500 लगभग 29 अंक चढ़ के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। एनवीडिया की तरफ से यहाँ पर बेहतरीन खबर, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि एआई इंफ्रा में वो निवेश करेंगे, बड़े पैमाने पर करेंगे। तो शरद लगभग 4% उछलता हुआ हमने देखा है एनवीडिया का भी काउंटर। ओवरऑल मोमेंटम बहुत अच्छा तेजी का बना हुआ है यूएस के बाजारों में और उसमें तेजी की एक और झलक हम देख रहे हैं एनवीडिया की वजह से। 4% उछला हुआ है और $10,000 करोड़ का निवेश करेगी एनवीडिया ओपन आई में। बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा अगर हम इंडियन टर्म्स में करें तो ये सारे ही आप कहेंगे 5 या 6 बिग आईटी कंपनीज के मार्केट कैप उसमें घुस जाएंगे। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन देखिए एआई रिलेटेड जो कैपेक्स आते हैं ना, ये बहुत बड़े होते हैं अनाउंसमेंट। अब ये बबल है कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन सब लोग जो है रिकॉर्ड ऊंचाई के जो है आप कह सकते हैं स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एनवीडिया एआई की इंफ्रा में जो है बड़ी निवेश करने वाली है। इससे ही शुरुआत करते हैं। ओपन एआई में लगभग $10,000 करोड़ की निवेश करने वाली है। आंकड़ा माइंड बॉगलिंग है। डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निवेश रहेगा। 10 गीगावाट क्षमता वाले जो डेटा सेंटर है वो बनाएंगी ओपन एआई और पहले चरण में जो है 1,000 करोड़ रुपए डॉलर्स के जो है निवेश किया जाएगा। ओपन एआई की अगर हम बात करें तो कैश के जरिए एनवीडिया हिस्सा खरीदने वाली है। तो एनवीडिया के कैश लेवल्स भी बहुत हाई साइड में है और ये जो है बड़े बड़े करार देखने मिल रहे हैं। अब इसके कारण क्या हुआ, बिग टेक, सेमीकंडक्टर दोनों ही थीम वाले स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिली और हमने ऑलरेडी देख लिया था कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ चुका है यूएस मार्केट्स में। फेड की जो है एक्सपेक्टेशंस भी कि 2 और रेट कट्स इस साल देखने मिल सकता है। तो अब जो है हम बताते कि ग्लोबली कैसे अपमूव आया। डाउ जोन्स, नास्डैक, एस&पी 500 सब अपने जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे टच किए हैं। डाउ जोन्स लगभग 66 पॉइंट्स और नास्डैक 157 पॉइंट्स का अपमूव दिया है। एस&पी 500 में भी 29 पॉइंट्स का जो है अपटिक आया है। ओपन एआई की जो बड़ी निवेश में जो ऑफकोर्स मोमेंटम आया है, लेकिन एप्पल के जो आईफोन 17 की सेल्स पिकअप हुई है उसके कारण भी देखें तो स्टॉक 4% ऊपर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और टेस्ला की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 2% की जो है तेजी देखने मिली है। तो लार्जली सारे न्यू एज, बिग टेक और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स जो नास्डैक हैवी हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपमूव दिया है। लेकिन हालांकि अभी तो है डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स सपाट हैं। एशियन मार्केट्स की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,275 लेवल्स के पास है, सपाट कारोबार कर रहे हैं। कल हमने थोड़ी सेलिंग भी देखने मिली थी, लेकिन अब देखें
तो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड ज़रूर करें। कोरिया बाजार नए लाइफ हाई के बनाकर सपाट है। वही जापान में बाजार के निक्के में आज छुट्टी देखने मिली है और हांगकांग में करीब 100 अंकों की तेज़ी है। तो बहुत ल्यूकवार्म स्टार्ट एशियन मार्केट्स में देखने मिल रहा है। बाजार के अन्य संकेत में बात करें तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ा और ETF जो होते हैं बड़े ग्लोबल ETFs वो गोल्ड में पोजीशंस लेने लगे। अब 2% ऊपर जो ओवरनाइट गोल्ड गया है, तो ऑफकोर्स गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे भी नजर रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे $44 के ऊपर आ गया है ऑलरेडी। मैं कहूँगा 14 साल के हाई लेवल्स पे जो है कंटिन्यू कर रहा है। सिल्वर और ज़्यादा अपमूव भी एनालिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे देखने मिल सकती है। सप्लाई बढ़ने से क्रूड में थोड़ी सी दबाव आई है, $67 के नीचे आया है। तो नेट जो है आप कह सकते हैं कि आप डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग मार्केट सब में जो है एक इंपॉर्टेंट फ्लोज देखने मिल रही है और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अभी लगभग स्टेबल है। तो ये पूरा ग्लोबल सेटअप है और कविता लार्जली न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा, पर हमारे डोमेस्टिक क्यूज ज्यादा डिक्टेट करेंगे, बहुत डिक्टेट करेंगे और मेरे ख्याल से हमारे डोमेस्टिक क्यूज काफी हद तक पॉजिटिव भी है, काफी बड़े पैमाने पर पॉजिटिव है। फेस्टिव सीजन है, मैक्रो डेटा अगस्त का आया, सब देख रहा था सॉलिड जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए, लेकिन लगे हाथों यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग को लेके भी अहम जानकारी हम बता दें दर्शकों को, जहाँ पर 21 अक्टूबर को हम देखेंगे NSE BSE पर मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, लेकिन टाइमिंग्स 1:45 से 2:45 है। मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी कोई दोपहर में टाइमिंग हो रही है? बिल्कुल, मेरे जो करियर है 8 या 9 साल का, मैं हर साल BSE जाता हूँ, तो ये पहली बार आई थिंक होगा जो दोपहर में जा रहे हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कविता 5 से 7 बजे के बीच वो मुहूर्त आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा ऑड भी लगेगा। ओपन सेशन भी 1:30 से लेके 1:45 तक रखा हुआ है, तो यहाँ पर दमदार मुनाफे और आपको कहीं नहीं जाना है, आपको लगातार देखते रहना है 18 स्वदेश, क्योंकि हमारी जो है फुल कवरेज होगी, खास मेहमानों के साथ भी होगी। एग्जैक्टली, और हम BSE भी जाएंगे, NSE भी जाएंगे और वहां से डायरेक्ट लिंक भी करेंगे और बताएंगे। बहुत सारे मार्केट के गेस्ट पहुंच जाते हैं, एक आस्था होती है, एक ट्रेडिशन होता है, तो वहां से भी लाइव एक्शन हम लेके आएंगे। बिल्कुल। और तब दिवाली तो खैर फिर भी बहुत दूर है, लेकिन GST को लेके पूरा एक्शन हम लगातार जो है आपके पास लेकर आ रहे हैं। कल हमने देखा हुंडई और मारुति ने अपने रिकॉर्ड हाई के आंकड़े भी रिलीज किए हैं और आज हो सकता है, शरद क्या ऐसी संभावना है कि हमें बाकी कंपनियों की तरफ से भी कुछ बिक्री आंकड़े आते हुए हम देखें। छोटी कारों की खरीद का जो मोमेंटम है वो ज्यादा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मारुति की तो स्टेटमेंट भी है कि 35 साल में पहली बार यहाँ पर एक दिन में इतनी डिमांड और इतनी इंक्वायरीज भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये मोमेंटम हम सोच रहे हैं कि अब आज के कारोबारी सत्र में भी बना रहेगा, कम से कम ऑटो कंपनी की तरफ से। और पहले दिन क्या होता है कि देखिए 2 हफ्ते के पितृपक्ष खत्म होने के बाद पहला दिन फेस्टिव सीजन बहुत ऑस्पिशियस रहता है डिलीवरीज के लिए। हुंडई के आंकड़े आ गए, मारुति के आंकड़े आ गए, थोड़ी देर में शायद M&M की भी आ जाएंगे और हमने थोड़े से कॉल भी लगाए डीलर से, पता चला M&M में भी जो है तोड़फोड़ सेल्स हुए हैं। तो लार्जली पैसेंजर व्हीकल्स में तो हम दिख रहे हैं कि आंकड़े भी आ रहे हैं और ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा रब ऑन इफेक्ट आपको 2 व्हीलर्स में भी देखने मिलेगा। 2 व्हीलर्स के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो सेंटिमेंट है उससे आपको जो ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है शुरुआती स्तर पे। बिल्कुल, और इसीलिए हम गए थे ग्राउंड जीरो पर भी और वहां से भी लगातार हमने चेक लिया हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, और बात यही सामने आ रही है कि जो लोग खरीद नहीं रहे हैं वो खरीदारी का मन बना चुके हैं और इंक्वायरीज के लिए जबरदस्त कॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप तो एक डिलीवरी एक चीज होता है, एक इंक्वायरीज होता है, इंक्वायरीज भी बढ़ते जा रही है। अच्छा, इंक्वायरी में एक इंटरेस्टिंग चीज आई है, ये है कि वो सीधा सीधा सवाल ही यही पूछ रहे हैं कि GST रैशनलाइजेशन या टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद हमें कितना फायदा मिल रहा है। तो एक तो आप जो फेस्टिव डिस्काउंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उसके बाद GST में कटौती का कितना फायदा मिल रहा है, ऐसे सवाल आ रहे हैं डायरेक्ट कि नेट हमें कितना कम पड़ेगा। और वो दिखा भी रहे हैं आपके जो पूरे जो स्टूडियोज रहता है कि पहला प्राइस क्या था और अभी का प्राइस क्या है, तो उसके कारण जो है ऑफ कोर्स ऑडियंस में और भी जो है उत्साह आ रही है बुकिंग्स करने के लिए। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आज का कारोबारी सत्र भी हम काफी हद तक इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे और GST बचत उत्सव को लेकर न सिर्फ ऑटो बल्कि तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर हम फायदा होता हुआ देख रहे हैं उससे एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे और रिपोर्टरों से लगातार जायजा भी हम लेंगे। लेकिन आज का बाजार का सेटअप और आपके लिए विशेष जानकारी और विशेष मार्गदर्शन, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग आपको। और कल आप बाहर गए हुए थे खास पेशकश के लिए, बहुत दिग्गजों से आपने बातचीत की है, उसका लबोलुबाब हमें बताइएगा और बाद में FIDI का एक्शन भी आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, कल हम JP मॉर्गन के इंडिया कॉन्फ्रेंस में थे और आज भी हैं हम वहाँ पर।
जहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात की, फॉरेन इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट थे वहाँ पर, काफ़ी तो उनसे बात की, तो एक चीज़ तो आ रहा है कि इंडिया वैल्यूएशन जब भी जो रिलेटिव है वो अभी प्रीमियम है, पर वो प्रीमियम जो है एशिया से कम हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ से आ रही है। दूसरी बात ये है कि सेक्टर्स कुछ जो अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो वगैरह जो है, और कंजम्पशन, वो थीम अभी भी बरकरार है, सो वहाँ पर है। और ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो कुछ एक तरह से नेगेटिव है इन द सेंस कि वो होल्ड कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इसमें, जिसमें कुछ एक टाइमलाइन है सर कि कब आ सकते हैं, या कुछ ट्रिगर के लिए तो वेट करेंगे? ट्रिगर देखिए, वो सब ट्रिगर के लिए वेट कर रहे हैं। पर ऐसा कौन सा अहम ट्रिगर होगा? कंजम्पशन थीम की हम बहुत समय से बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत में भी हमने सुना कि सभी का ये कहना है कि इसका लैग इफेक्ट आता हुआ हम देखेंगे, तुरंत प्रभाव से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। देखिए, कल जब हमने मार्केट की शुरुआत की थी तो हमको लगा था कि कंजम्पशन की वजह से मार्केट पे कुछ उछाल रहेगा, पर उछाल नहीं था। सेकेंड हाफ में हमने गिरावट देखी, और आईटी कंपनीज की वजह से देखा, क्योंकि आईटी इंडेक्स लगभग 3% नीचे गिरा था उसकी वजह से। बट वो भी ओवरडन है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो H1B वीज़ा जो है उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। कुछ कंपनीज में हैं जहाँ पर 4.4% तक उनकी वर्कफोर्स का H1B वीज़ा है, पर वो कंपनीज वो डिपेंडेंसी भी कम होती आ रही है। पर एक कल हम जेम्स सैलिवन से बात कर रहे थे, जो कि उनके एशिया पैक के इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है इंडियन आईटी कंपनीज का, वो फॉरेन बैंक्स के साथ है, यूएस बैंक्स के साथ हैं। तो यूएस बैंक्स अभी क्या करेंगी? तो यूएस बैंक अभी ये करेंगी कि इंडिया में जीसीसीज बनाएंगी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब उन्होंने खुद बोला कि आप हमारा ही देख लीजिए, तो हमें ही बेनिफिट एक्चुअली हो रहा है, जीसीसीज बढ़ रहे हैं। सो जो लोग उधर जा रहे हैं वो यहीं पर काम करेंगे जीसीसीज में। तो उन्होंने बोला कि जेपी मॉर्गन का खुद 20,000 लोगों का जीसीसी है इंडिया में, मुंबई में वो भी जो है। तो ऐसे बहुत सारे जीसीसीज इंडिया में आएंगे, तो उसकी वजह से जो है आज के डेट में अगर इंडियन कंपनीज वहाँ पर जाके उनको सपोर्ट करती है, वो यहाँ पर जीसीसीज को सपोर्ट करेंगी, तो उस तरह से वो कॉस्ट मिटिगेशन जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि एक H1B वीज़ा के लिए आप $1 लाख की बात कर रहे हैं। वो ये भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि जब वो रिन्यूअल पे जाएगा तो कितना देना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि नहीं देना पड़ेगा, बट रिन्यूअल की फ़ीस तो होगी, वो फीस हाई होगी। अब वो यही सेम चीज़ अगर आप देखें तो कुछ महीने पहले एलन मस्क ने भी कहा था कि आप H1B वीज़ा के कॉस्ट इंक्रीज़ कर दो, अपने आप ये कम हो जाएगा। तो वही हो रहा है उधर। सो आईटी कंपनीज में कल से बिकवाली हुई, काफ़ी हाई डिग्री डिलीवरी था उसमें, तो वो लगभग 4,000 करोड़ का डिलीवरी टर्नओवर था उसमें। और अगर हमने कल का हम देखेंगे FI नंबर्स नेगेटिव थे 2000 के आसपास, तो उसमें काफ़ी आईटी कंपनीज का टर्नओवर होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि उसमें कुछ बिकवाली होनी चाहिए। बट मार्केट ओवरऑल हमने आफ्टरनून में पलटते हुए देखा, और वो भी इसलिए क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी हो रही थी। 25,200, 300 और 400 में काफ़ी हुई, जिसकी वजह से पुट अनवाइंडिंग हुआ वहाँ पर। और आज की ट्रेड में हम जाके देखेंगे तो 25,200 में जो पुट आज की डेट में ज़्यादा है, पर वो उतना ज़्यादा नहीं, वो वीकनेस दिखा रहा है। तो थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो वो 25,200 के नीचे भी आ सकता है। तो वो एक चीज़ देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो 0.72 है, तो वो सब है। मार्केट थोड़ा सा अभी एक तरह से रेंज में आएगा, रेंज में रहा है। 25,000 में मेरे ख्याल से सपोर्ट अच्छा आने वाला है, बट उसके वो देखना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम के साथ वो मार्केट देता है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सब बोल रहे हैं। अगले 12 महीने के लिए सब बोल रहे हैं कि 26,500 का है वो, बट वो जो बीच में ऊपर पी के जाएगा, वो डिपेंड करता है कि ट्रिगर्स जो आपने कहा, जो पहला ट्रिगर है इंडिया यूएस टैरिफ का, अगर वो उस पर कुछ हो जाता है नवंबर तक तो उसमें कुछ होगा। दूसरा जो है कि अगर अर्निंग्स अपसाइड आ जाती हैं Q2 में, अपग्रेड अगर थर्ड क्वार्टर में आया। आपने अभी बात की थी ऑटो कंपनीज की कि इंक्वायरीज हो रही हैं, सेल हो रहा है कि नहीं। आज के डेट में अगर हम वाहन का डेटा देखें तो अगस्त में लगभग 19 लाख के आसपास व्हीकल्स बिके थी, सारी व्हीकल्स मिला के, और हम अभी 8.5-9 लाख के आसपास हैं सितंबर में अलोन। सो सितंबर का महीना तो खराब होने वाला है। 2 हफ्ता तो ऐसे ही अगले 7 दिन की वो है
हमारे पास, मतलब इस हफ्ते के 4 दिन 5 दिन और अगले हफ्ते के 2 दिन। तो उस 7 दिन में जो बाइंग होगी नहीं तो सितंबर का महीना भी रिटेल सेल्स के लिए होगा। सो कंपनीज अपना पुश करेंगी और आपको होलसेल नंबर्स कुछ और ही दिखाएंगे, क्योंकि इन्वेंट्रीज डीलर के वहाँ पर होंगे। दिवाली आ रही है अक्टूबर में, तो पाइपलाइन भरा होगा। बट रिटेल सेल्स जो सितंबर के हैं वो थोड़े से कम होने वाले हैं, म्यूटेड होने वाले हैं वो, क्योंकि वो ऐसा नहीं होगा कि डबल हो जाए अगले 7 दिन में। अगर हो जाए तो फिर ये तो बेस्ट सीजन है हमारे लिए, ऑटो कंपनीज के लिए। पर इस बार 2 हफ्ते पितृपक्ष भी था, तो सर आई थिंक वहाँ पे और अब की बार 10 दिन की नवरात्रि भी है। हाँ, नहीं, मुझे बोला कि 10 दिन नहीं 11 दिन की है। मुझे बोला 11 दिन है, मैंने 10 मुझे दिन 11 दिन बोला, नहीं। मुझे 11 दिन बोला, 11 days है। मैंने 10 मुझे बोला दिन कि सुना भाई है। टोटल जो पीरियड है 11 दिन का है। अच्छा। मुझे ये बोला। Extend करके कल मैं 11 बात दिन कर रहा था जेपी मोहन से, जेपी मोहन बोल रहे थे कि नहीं इस बार 10 नहीं 11 है ऐसे। हाँ, एक दिन ज्यादा है कुल मिला के। अच्छा, थोड़ा सा अदानी शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। जो खुशहाली और खरीदारी दिखाई दी है, वो मोमेंटम कितना बरकरार रहेगा? देखिए, कल काफ़ी खरीदारी दिख रही थी। खरीदारी नहीं, मैं कहूँगा कि प्राइस वॉलेटिलिटी दिख रही थी इन अदानी स्टॉक्स में। आप अगर देखोगे तो अदानी ग्रीन लगभग 12%, अदानी पावर 20%, अदानी टोटल 20%, अदानी एंटरटेनमेंट 4%, एनर्जी 6%, पोर्ट 1% और अदानी विलमार जो है 5% के आसपास, और जो कि आज के डेट में AWL हो गया है, तो अदानी ग्रुप में नहीं है वो। बट अगर आप उसका टोटल का डिलीवरी देखेंगे, बहुत कम डिलीवरी थी इसमें। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उसमें काफ़ी थे। 16,000 करोड़ की ट्रेडिंग वॉल्यूम थी और डिलीवरी जो था लगभग 3,000 करोड़ का, मतलब 19% डिलीवरी थी टोटल शेयर्स में मिला के। तो बहुत ही कम डिलीवरी है। तो ये ना ट्रेडिंग वॉल्यूम पे अभी कल हमें देखने को मिला। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि जेन्युइन बाइंग नहीं है, बाइंग थी, पर डिलीवरी अगर जेन्युइन बाइंग होती या सेलिंग होती तो डिलीवरी वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए थे, पर वो नहीं है। वो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रहे थे सर कि GQG थोड़ी सी स्टेक जो है SBI म्यूचुअल फंड या सिटाडेल को ला रहे हैं, ब्लूमबर्ग। हाँ, देखिए, GQG was one of the first investor to have bet on Adani Group। अच्छा, ठीक है। वो जब वो हुआ था हिंडनबर्ग का, उसके बाद वो पहले से वो आए थे और उन्होंने काफ़ी कमाया। मतलब अगर आप GQG के रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं GQG को। बट रिटर्न्स के बाद GQG भी तो फंड ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो भी बेचेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। तो वो जब बेचेगा तो वो आपको दिखेगी बिक वाली थोड़ी बहुत दिखेगी। बट जब GQG बेचेगा तो कोई और इंस्टीट्यूशन खरीदेगा उसके लिए। तो वो जो चीज़ है, आपको ये मानना पड़ेगा कि रेगुलेटरी ओवरहैंग जो है वो घटता जा रहा है अदानी ग्रुप कंपनीज में, और वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि फिर ये एक ऐसा इंफ्रा कंपनी है जो काफ़ी कैपिटल डिपेंडेंट है। तो अगर रेगुलेटरी ओवरहैंग घटता जाएगा तो उनके लिए कैपिटल एवेन्यूज बढ़ते जाएंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा। तो वो है आज के डेट में जो आज के डेट में जो डॉलर डेट था उसको भी वो रुपी डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क कम करने, क्योंकि रुपी भी तो डिप्रिशिएट हो रहा है इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी में। और इस चक्कर में वो बाहर रेज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बाहर जो US 10 ईयर यील्ड देखेंगे तो बहुत हाई है, भी हो गया है, तो अपग्रेड भी हो गया, पर यील्ड ऊपर बहुत हाई है बाहर। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है इंडियन कंपनीज को रहने में, क्योंकि अगर यील्ड नहीं गिरेंगे वहाँ पर तो प्रॉब्लम होती है कंपनीज को डेट रेस करने में। तो अगर यील्ड वहाँ पर हाई है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी उनको। और ये लोग सबके सब इंफ्रा कंपनीज हैं, तो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट लेते हैं, 7 साल 10 साल उस तरह के। सो उसके लिए इसलिए वो वापस इंडिया में रुपी डेट ले रहे हैं या डॉलर को रुपी डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अब निफ्टी, बैंक निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं, और साथ ही FNO स्ट्रैटेजीज जो आपको लगता है कि समझदारी का एक टेक हो सकता है आज के कारोबार में। देखिए, निफ्टी जो है, मैंने जैसे बोला कि 25,200 के ऊपर बंद हुआ, पर 25,200 बहुत वीक लग रहा है मुझे। और आज एक्सपायरी भी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखेगी। पर आजकल हमने ये देखा है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले वॉलेटिलिटी शुरू हो जाती है, और क्योंकि एक्सपायरी के दिन एक्सचेंजेस ने काफ़ी टाइट कर दिया है, तो जो गेम हो रहा है वो एक दिन पहले हो रहा है, वो हो गया है। क्योंकि आपके जो लेवल्स हैं, आपके जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस हैं, जो एक्सचेंजेस बोलती हैं कि दोनों साइड में होने चाहिए, वो एक्सपायरी के दिन उन्होंने किया है। अब एक्सचेंजेस को ये भी बोलना पड़ेगा कि नहीं, वो एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी -1 पे भी होगा।
तो फिर हम देखेंगे वो फ्राइडे को चले जाएगा। एग्जैक्टली। बढ़ता रहेगा एक दिन। तो वो होने वाला है, वो चीज़ एक है। FIs का देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस बड़े हैं उनके, निफ्टी में और निफ्टी बैंक में दोनों में बड़े हैं, पर ओवरऑल OI जो है गिर रहा है। लास्ट 5 से 7 दिन में 4,500 5,000 का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन गिरा है FIs का, निफ्टी फ्यूचर्स में लोन। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़े से लाइटर लेवल पे हैं। तो वो और आई थिंक मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम आ रहे हैं। मंथली 2 दिन में मंथली, 2 दिन में मंथली एक्सपायरी, 2 दिन में वो भी है। तो वो एक चीज़ है जो हमको देखनी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा जो चीज़ आपको वेरी केयरफुली देखना पड़ेगा कि ट्रिगर्स क्या हैं। यहाँ से अक्टूबर तक अब अर्निंग्स की ट्रिगर शुरू हो जाएंगे। ऐसे RBI का भी एक रहेगा 1 तारीख। एक RBI का अक्टूबर में है, और कल हम जहांगीर से भी बात कर रहे थे, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। सर वो ट्रांसमिशन जो है, जब आप FI से बात की तो वो रेट ट्रांसमिशन आ गया हमारे बैंकिंग सिस्टम में, कि और टाइम लगेगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा डिलेड होता है, 2 क्वार्टर का डिले होता है, 2 क्वार्टर का डिले होता है वो टाइम। तो इमीडिएटली आपके जो होम EMI हैं वो इमीडिएटली हो जाते हैं, क्योंकि वो बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। बट बाकी जो है ट्रांसमिशन वो थोड़ा टाइम लेता है। तो आपके घर के EMI कम हो जाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे, बट जो एक्चुअली नीचे आएगा आपके जो डिपॉजिट रेट्स होते हैं वो जल्दी कम हो जाएंगे। पर आपके जो FD पर आपको जो इंटरेस्ट अगर आप वो कर रहे हैं तो वो बहुत आराम से होते हैं। मतलब अगर बैंक आपसे लोन का चार्ज कर रहा है तो वो जो रेट है वो बहुत कम प्यार से कम होते हैं। और वो भी रीसेट पीरियड देखना होता है, आपका रीसेट पीरियड कब है बेंचमार्क नहीं, वो तो इसलिए रीसेट वो तो क्वार्टरली भी करते हैं, मंथली भी करते हैं रीसेट पीरियड, बट वो तो आपकी EMI के लिए करते हैं। पर आपके जो बाकी लोन जो हैं उसमें वो बहुत आराम से कम होते हैं। सजीत सर, एक चीज पूछना चाहूंगा मुहूर्त ट्रेडिंग को लेके। मैं आई थिंक मेरे करियर में पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि दोपहर में मुहूर्त ट्रेडिंग हो रहा है। देखिए 26 साल तो मुझे लिया, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, आपने भी पहली बार किया? तो ये दोपहर में हो रहा है, मतलब शाम को हम लोग देखें 5 से 7 के बीच जनरली होता है। तो मुहूर्त तब का निकला है, राइट? मुहूर्त तब का निकला है, सही बात है। तो मुहूर्त वो तो देखिए ये सब चीजें इस सब कुछ ज्यादा हुआ है। गणपति भी एक दिन ज्यादा था। जी ठीक है। अभी मैंने सुना कि नवरात्रि भी एक दिन, क्योंकि वो 10वां 11वां दिन ऐसे हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर भी लक्ष्मी पूजन जो है वो आफ्टरनून पर अच्छा है। दिवाली के दिन आप लोग आफ्टरनून में मुहूर्त ट्रेडिंग करके शाम को दिवाली घर पे बनाएंगे। पर मुहूर्त खत्म हो जाएगा तब तक। पर दिवाली की शाम होती है, जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के लिए दर्शकों की तैयारी करा दी आपने आज के कारोबार के लिए। और हम भी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर फिलहाल लेंगे। और शरद, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले झटपट एक स्टॉक्स एंड न्यूज़ के बारे में आप बताइएगा। टॉप 10 कंपनियां जो कि खबरों के लिहाज से आज एक्शन में हैं। फेस्टिव सीजन पे जो है नजर रखेंगे, और ऑटो स्टॉक्स पे खास करके जो पहले दिन के फेस्टिव सेल्स हुए वो बहुत अच्छे हुए। हुंडई ने 11,000 डीलर बिलिंग्स लाया गया है, और देखा जाए तो कविता ये सबसे बड़ा परफॉर्मेंस है 5 साल में। लेकिन मारुति सुजुकी ने भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है, 80,000 इंक्वायरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, और देखा जाए तो 25,000 गाड़ियों की डिलीवरी ऑलरेडी कर दी गई है। तो सारे पैसेंजर व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए। सांगवी मूवर्स, एस कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स पे भी जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा, जहाँ पे DGTR ने रेकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाले हैं चाइना की क्रेन्स पे, जहाँ पे इंपोर्ट होगा अगले 5 साल के लिए। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही ABB इंडिया, CG पावर, सीमेंस की बात करें तो DGTR ने रेकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे चाइना के इलेक्ट्रिकल स्टील पे अगले 5 साल में। केफिनटिक के लिए न्यूट्रल है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आई है कि जनरल अटलांटिक जो है 10 से 15% स्टेक की बिकवाली नहीं करने वाला है, और वो प्रमोटर के डेफिनेशन में है। KEC इंटरनेशनल 3,200 करोड़ का अहम ऑर्डर आया है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का। लार्जली ये ऑर्डर्स UAE और अमेरिका से देखने मिला है। JK लक्ष्मी सीमेंट, इन्होंने कमीशन की है ग्राइंडिंग यूनिट और डी बॉटल नेकिंग एक्सरसाइज किया है। इसके कारण नेट इनकी जो क्षमता है वो 10% बढ़ गई है, अब 18 मिलियन टन्स पर एनम हो गई है। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करने वाले बेंगलुरु में, और इसका कुल वैल्यू, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 1200 करोड़ रुपए का है। स्टॉक के लिए सपोर्टिव है।
वही वेदांता के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है केन इंडिया की एप्लीकेशन जहां पे वो एक्सटेंशन करवाने वाले थे कैम्बे बेसिन ऑयल गैस की ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। एल्केम लैब्स पर्टूजा एक बायोसिमिलर है कैंसर ट्रीटमेंट में, उसको लॉन्च किया है भारत में। और वही टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है शेयर स्प्लिट। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 10 शेयर्स मिलने वाले हैं और रिकॉर्ड डेट नोट कर लीजिए 14 अक्टूबर को है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपको आज एक्शन देखने मिलेगा। चलिए, तो ये टॉप 10 खबर वाले शेयर, लेकिन अब हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। वत्सल भुआ एलकेवी सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, हाय, गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है पावर ट्रेड में। और चलिए, अब कल का दिन हमने बाजार में देखा जहां पर आईटी की वजह से ज़बरदस्त दबाव, और अभी भी जो हमें संभावना बाजार खुलने की दिखाई दे रही है, लगभग सपाट क्लोजिंग गिफ्ट निफ्टी में दिखाई दे रहा है 25,200 के आसपास ही। आप कैसे बाजार की आज की चाल को कल की क्लोजिंग के तर्ज पे समझ रहे हैं और आपको क्या लेवल्स अहम लग रहे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमें एक कंसेक्यूटिव बाइंग सेशन के बाद एक छोटा सा निफ्टी इंडेक्स में करेक्शन दिखा है, पर निफ्टी इंडेक्स ने अपने 10 डेज ईएमए जो कि प्लेस्ड है 25,150 उसके ऊपर क्लोजिंग देके तो एक पॉजिटिव मार्केट का एक पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। पर कल के सेशन में हमें 25,300 और 25,400 इस दोनों लेवल पे एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिली है। ये वही लेवल है जहां पे निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया था। तो फॉर वेरी शॉर्ट टर्म मैं निफ्टी में एक ट्रेडिंग रेंज बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन 25,100 एंड 25,400। जब निफ्टी 25,400 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें एक फ्रेश मोमेंटम निफ्टी में बनता हुआ हम देख सकते हैं। तब तक निफ्टी में एक सपोर्ट बना रहेगा 25,100 का, और ऊपर की रेंज में हमें 25,300 25,400 में एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल वत्सल, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? मेरे दो टेक्निकल पिक्स है, एक है मुथूट फाइनेंस। तो स्टॉक में हमें एक डिसिप्लिन अनडिस्टरप्टेड अप ट्रेंड देखने को मिला है। कल स्टॉक ने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिया अपने रेजिस्टेंस जो कि है 3000 लेवल के ऊपर। तो फॉर शॉर्ट टर्म में अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 3000 3030 तो ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट रहेगा। तो 2890 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 3200 और 3300 के। दूसरा मेरा एक पिक रहेगा BEML। तो स्टॉक में हमें एक चार्ट स्ट्रक्चर में हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट दिख रहा है। स्टॉक अपनी 20 डेज ईएमए एज वेल एज ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4100 का, और अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4600 के। यहाँ पर रणनीति आपने बता दी खरीदारी की मुथूट फाइनेंस में। टारगेट 3,200 का बता रहे हैं, स्टॉप लॉस 2890 का। BEML भी आपने खरीदारी की लिस्ट में रखा हुआ है, टारगेट 4600 और स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं 4100 का। और राइट वत्सल, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जहां पर भी आपकी राय हम चाहते हैं। जो यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो खबरों के लिहाज से भी सबसे पहले अगर हम सांघवी मूवर्स या इस कंस्ट्रक्शन की बात करें, चीन से इंपोर्टेड क्रेन्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश यहाँ पे की गई है। लगभग 5 साल DGTR ने कहा है कि ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ ABB, CG पावर, सीमेंस, TD पावर और एल्गी इक्विपमेंट्स के बारे में मैं कहूँ तो DGTR ने यहाँ पर भी 5 साल के लिए ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। ये कितना बड़ा एक मूव और ट्रेंड आपको टेक्निकल चार्ट्स पे एनकाउंटर्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? JSW स्टील, टाटा स्टील, इन सबको ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की भी कवायद इनकी अब आगे बढ़ रही है। कैसे देखते हैं चार्ट्स पर इस तरह की खबर का इम्पैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाली खबर है जो आपको लगता है कि चार्ट्स पर असर करेगी? जी, जो जितने भी स्टॉक्स बताए तो मेनली ABB, JSW स्टील, ये स्टॉक्स ये खबर आने से पहले ही अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो इस खबर के बाद हमें एक और भी इसमें पॉजिटिविटी दिख सकती है स्टॉक्स में। तो हमें इस खबर के तहत हमें इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है आगे भी। तो स्टॉक्स में जैसे टाटा स्टील हो गया,
जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, जितने भी स्टॉक्स की आपने बात की उसमें इसका हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है और एक कंटिन्यूटी दिख सकती है। स्टॉक जितने भी स्टॉक्स की आपने बात की वो ऑलरेडी अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक पहले से ही एक तेजी की शुरुआत हो गई है। क्योंकि मैं जहां तक मुझे पता है स्टॉक में एक जितने भी स्टॉक्स आपने बात किए, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, पावर इक्विपमेंट हो, एलवी इक्विपमेंट हो, एबीबी हो, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है, तो इस सब स्टॉक में हमें करेक्शन फेज देखने को मिला था और करेक्शन फेज के बाद स्टॉक में हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है और रिकवरी के बाद एक 20 डेज ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे भी ये रिकवरी जारी रह सकती है इन स्टॉक्स में। बिल्कुल यहाँ पे देखें तो रिकवरी देखने मिल सकती है। एक महीने में 12% रिटर्न सांघवी मूवर्स में देखने मिला है। और ऑफ कोर्स टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी, जिस तरह इंपोर्ट ड्यूटी और डीजीएफटी के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ऑटो सेक्टर एक बुलिश अपमूव जो है, गैप अप ओपनिंग का एक्सपेक्टेशन है, खास करके हुंडई, मारुति सुजुकी और इवन कार ट्रेड जैसे कंपनीज़ पे, क्योंकि जो रीसेलिंग के जो बहुत सारे बाइंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स में भी जो है अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है। और धीरे धीरे करके हमारी चैनल चेक्स बता रहे हैं कि रिकॉर्ड नंबर्स आने वाले हैं। एमएनएम के भी आंकड़े जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हालांकि नंबर्स पब्लिश नहीं किए गए हैं, लेकिन चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि तोड़फोड़ नंबर जो है आपको पहले दिन फेस्टिव सीजन में देखने मिली है। पीवी स्पेस में ऑटो सेक्टर में हुंडई, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पे आपकी क्या राय रहेगी वत्सल? एक स्ट्रक्चरल अपमूव के लिए ऑटो सेक्टर रेडी है फिर से एक रैली के लिए, आपको लगता है? जी, ऑटो सेक्टर वैसे ही एक आउट परफॉर्मर रहा है और ये मेरा एक फेवरेट सेक्टर भी रहा है ऑटो सेक्टर। और स्टॉक में हमें एक ये जीएसटी के न्यूज़ के बाद हमें एक रैली देखने को मिली है। बीच में हमें थोड़ा एक कूलिंग ऑफ देखने को मिला था, पर फिर से हमें ऑटो सेक्टर में एक रैली बनती हुई दिखती है। और दो सेशन में ऑटो सेक्टर में जो फोर व्हीलर जो स्टॉक्स थे, जो मेनली एम मारुति और हुंडई की बात करें, तो उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया था कंपेयर टू जो टू व्हीलर जो थे, जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। पर मुझे लगता है कि अब फोर व्हीलर स्टॉक्स जो है, जैसे आपने बताया मारुति सुजुकी, वो भी इसमें एक पार्टिसिपेशन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें भी एक फ्रेश मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख सकता है और उसमें एक नई रैली की शुरुआत भी हम देख सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर में ये एक रैली, एक जो ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ है वो एक ट्रेंड जारी रह सकता है और ऑटो सेक्टर में बाय एंड डिप करने की सलाह रहेगी। वत्सल, हिंदुस्तान जिंक पर बताइएगा, अगर टेक्निकली हम देखें तो इस काउंटर ने कंसोलिडेशन रेंज जो है अपनी तोड़ी है, अब कंफर्टेबली उसके ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट जोन के ऊपर कितना सस्टेन कर पाएगा? रैली कंटिन्यू करते हैं तो कंफर्टेबल रेंज लॉन्ग पोजीशंस के लिए हिंदुस्तान जिंक में आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो हिंदुस्तान जिंक में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद कल स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक स्टॉक 450 के ऊपर रहता है तब तक 480 के डोर्स खुले हुए हैं। अगर इन एनी केस स्टॉक 450 के नीचे जाता है, जहां पे उसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो मुझे लगता है फिर से स्टॉक एक अपनी कंसोलिडेशन जोन में फंस सकता है। पर जब तक 450 के ऊपर है, स्टॉक में आउटलुक बुलिश रहेगा। और ऊपर के जो मैं लेवल्स देख रहा हूं, अगर क्लोजिंग देता है 465 के ऊपर, तो ऊपर के लेवल में लेवल्स जो दिख रहा हूँ 480 और 500 के लेवल्स में देख रहा हूं। तो जब तक 450 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, आउटलुक बुलिश रहेगा। अगर इन एनी केस 450 के नीचे क्लोजिंग देता है स्टॉक, तो फिर से मुझे लगता है ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में फंस सकता है। चलिए, तो हिंदुस्तान जिंक में आप स्टॉप लॉस लगभग 650 का बता रहे हैं, टारगेट 480 से लेके 500 का आपने रेकमेंड किया है। अच्छा, बजाज फाइनेंस को हम कैसे प्ले करें? अब यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि एक ब्रेकआउट आया है, एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर हमने अनुभव की है। बेस्ट परफॉर्मर्स अगर हम कहें इस पूरे एनबीएफसी स्पेस में, वत्सल, ये काउंटर आता हुआ दिखाई दिया है रिसेंट टाइम्स में। अब कैसे इसको आगे हमें ले जाना चाहिए? मैक्सिमम पेन अब इस काउंटर के लिए आपको कहाँ, किस लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक 1000 का एक हर्डल था जहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब इसके पार जाने के बाद कितना कंफर्टेबली और ऊपर जाएगा? तो बजाज फाइनेंस निफ्टी 50 में एक आउट परफॉर्मर रहा है, एज वेल एज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी एक आउट परफॉर्मर रहा है।
तो स्टॉक का एक बहुत बड़ा हर्डल था 1000 का लेवल, जो स्टॉक ने क्रॉस किया, एक वापस एक रिट्रेसमेंट मिला और वापस स्टॉक उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 980 990 लेवल्स, तो स्टॉक में बाय करके चल सकते हैं। तो जब तक स्टॉक 940 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक एक स्टॉक में एक बुलिश आउटलुक बन रहा है। और अगर स्टॉक सस्टेन करता है अबव 1000 लेवल्स, तो हमें एक स्मूथ रैली दिख सकती है टुवर्ड्स 1100 1150 लेवल्स टू। चलिए, तो यहाँ पर 940 के पार यहाँ पर गया है, वो काफ़ी क्रूशल सपोर्ट जिसके पार जाता हुआ, लेकिन अगर 1000 के ऊपर सस्टेन करती हैं इसकी लेवल्स, तो हम 1100 या 1150 तक भी जाते हुए इसको देख सकते हैं। लिहाजा वो टारगेट वत्सल की तरफ से आता हुआ स्टॉप लॉस आप लगाएंगे यहाँ पर 940 का। टाटा मोटर्स पर भी मुझे बात करनी है, क्योंकि ये भी खबरों में रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो क्रूशल सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है 700 के आसपास, और उसके नीचे हमने देखा है कि जाता हुआ काउंटर दिखाई दिया है हमें। टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव साइन नियर टर्म के लिहाज से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में देखें तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के मुकाबले टाटा मोटर्स हमें दिखाई भी दिया है, लेकिन अब ओवरऑल आपको ये नेगेटिव आउटलुक टाटा मोटर्स का कितना फेज आउट, कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसिडरिंग द मोमेंटम। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, हमने कल हुंडई और मारुति के भी नंबर्स आते हुए देखे हैं एक दिन के बिक्री के। अब ये नेगेटिव सेंटिमेंट इस पर क्या और हावी होगा, या आपको लगता है कि ये सॉफ्टन होने की ओर अब आता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, टाटा मोटर्स एक लंबे समय से एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। चाहे हम ऑटो सेक्टर की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें, तो स्टॉक में टेक्निकली एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। तो स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 720 पे प्लेस्ड है, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस 700 के नीचे आ गया है। तो ये एक हमें पैटर्न फेल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर इन एनी केस स्टॉक 680 के नीचे जाता है, तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक चल रहा था, तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में दिख सकता है। तो जब तक 690 के ऊपर है तो स्टॉक में थोड़ी भी उम्मीद है, पर इन एनी केस अगर 680 के नीचे अगर स्टॉक लूजिंग देता है, तो हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए स्टॉक में सपोर्ट रहेगा 680 का। ऊपर की साइड में जो हर्डल देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, वो है 720 का, जहां पे उसका जोन है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो एक बेरिश टू साइडवेज टू बेरिश आउटलुक बन रहा है स्टॉक में। बेरिश टू साइडवेज यहाँ पर आउटलुक है जहाँ तक टाटा मोटर्स की बात है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक यूनिडायरेक्शनल फॉल हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर स्टॉक को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1650 से 1280 तक हमने इसकी गिरावट देखी है। अब यहाँ पर फिलहाल 1339 तक के लेवल्स हमें देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन अब क्या आपको शॉर्ट बिल्डअप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो शॉर्ट बिल्डअप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आगे प्राइस मूवमेंट को कितना ले जाएंगे इस काउंटर पर? तो जी हाँ, हमें स्टॉक में डबल बॉटम बनने के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी स्टॉक में, पर कल के सेशन में हमें एक रिकवरी के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 1370 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक एक साइडवेज रेंज में रह सकता है। नीचे एक सपोर्ट बन रहा है 1300 का, और ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 1370 का। 1370 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स से देखने मिल रहा है। वत्सल, अब अगर हम बात करें तो एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पे आपकी राय लेना चाहूँगा। होल्डिंग कंपनी है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने नहीं मिलता, लेकिन एक अहम जो है बोर्ड मीट आया जहाँ पे शेयर स्प्लिट के अनाउंसमेंट आई है 1:10 का, यानी कि एक शेयर होल्ड करते तो 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। 14 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट। एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट पे आपकी पोजिशनल राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि इसे छोड़ दिया जाए, कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा ये? टाटा इन्वेस्टमेंट में हमें एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, पर स्टॉक एक हमें मोमेंटम में दिख सकता है जब स्टॉक क्लोजिंग देगा 7700 के लेवल के ऊपर।
तब हमें टेक्निकली एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर सकता है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 7,000 पे। तो मुझे लगता है फॉर शॉर्ट टर्म स्टॉक जब तक 7,700 के नीचे सस्टेन करता है तब तक मुझे एक रेंज लग रहा है इसका 7,000 एंड 7,700 का। अगर स्टॉक 7,700 को ब्रेक करता है फिर हमें इसमें एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो 7,700 के लेवल आप वेट कीजिए स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने के लिए, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। रहेगा टाटा इन्वेस्टमेंट पे। एक बार जाइडस लाइफ साइंस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। एंटीक ने रिपोर्ट भी निकाली है, अपग्रेड कर दिया है बाई से, पहले होल्ड का था, टारगेट प्राइस 1075 से बढ़ा के 1255 कर दिया, जहाँ पे बायोसिमिलर और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है। जाइडस लाइफ साइंस पे आपकी क्या राय रहेगी? हाल ही में अच्छे एक्विजिशंस भी कर रहे थे जो वैल्यू एक्रेटिव है। चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को दिख रहा है, तो स्टॉक में एक बुलिश रिवर्सल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो अपसाइड में मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1200 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज लॉन्ग एज स्टॉक सस्टेन अबव 1000 लेवल्स, और नीचे एक सपोर्ट रहेगा 1000 का। तो जब तक स्टॉक 1000 के ऊपर है 1200 के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे, तो इसमें आप बाय करके चल सकते हैं। बाई करके जो है चल सकते हैं, 1200 के टारगेट प्राइस रहेंगे। जाइडस लाइफ साइंस पे जो है खरीदारी की राय आई है। लेकिन चलिए अब ब्रोकरेजेस की तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ रविंदर जुड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स वो लेके आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताएं क्या है ब्रोकरेजेस पिक्स? जी गुड मॉर्निंग शरद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुजरात फ्लोरोकेम से, जहां पर नोवामा ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो उन्होंने हाइक किया 5298 पर। उनका कहना है कि जो DGTR ने 5 साल के लिए जो ड्यूटी लगाने की जो सिफारिश की है उसके वजह से जो गुजरात फ्लोरोकेम के लिए ये जो पॉजिटिव ट्रिगर है, और उन्होंने FY26 का, FY27 और FY28 का EPS एस्टिमेट है उसमें बढ़ोतरी की है 4.9%, 7.4% और 6.9% से। इसी के साथ साथ टाटा स्टील ने भी, मोतीलाल ने भी जो है टाटा स्टील पर अपनी रिपोर्ट निकाली, जहां पर उन्होंने अपनी मेंटेन जो न्यूट्रल रेटिंग है उन्होंने वो मेंटेन रखी है और टारगेट प्राइस जो है 165 से बढ़ाकर 180 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कैपेसिटी में जो है वो बढ़ोतरी जारी रहेगी और सेफगार्ड ड्यूटी लागू होने से जो डोमेस्टिक स्टील कंपनी है उनको जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। और हालांकि जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है उसके वजह से कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो टाटा स्टील में भी जो है नज़र रहेगी। टाटा कंज्यूमर पर यहाँ पर मोतीलाल ने भी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पर मोतीलाल ने टाटा कंज्यूमर पर अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 1217 से बढ़ाकर 1300 पर रखा है। उनका कहना है कि जो साल की आखिरी 6 महीने हैं उनमें जो चाय की कम कीमतों से मुनाफा, कंपनी का जो मुनाफा है उसमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में जो है इसमें मार्जिन, कंपनी का जो मार्जिन है इसमें जो है रिकवरी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ आज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मोतीलाल ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 875 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो बैंक का जो अर्निंग है वो एस्लेट हो सकता है सेकेंड हाफ में, और जो रिस्क रिवॉर्ड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को काफ़ी फेवरेबल जो है लग रहा है। उनका कहना है कि जो रिसेंट करेक्शन देखने को मिला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक में, उसके चलते जो रिस्क रिवॉर्ड है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। आखिर में बात करेंगे श्री सीमेंट के, जहाँ पर सिटी ने अपनी नोट निकाली श्री सीमेंट पर और उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो श्री सीमेंट पर 35,500 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो रिसेंट जो GST कट बेनिफिट है वो जो है फुल्ली पास ऑन हो सकता है, और जिसके चलते इस पॉजिटिव नोट के चलते श्री सीमेंट भी आज फोकस में रह सकता है। जी बिल्कुल, सीमेंट पे खास करके सीमेंट और स्टील पे जो है बुलिश नज़रिया आ रहा है ब्रोकिंग हाउसेस का। और ऑफ कोर्स हमने स्टील पे तो चर्चा कर ली वत्सल के साथ। सीमेंट स्पेस पे जो है वत्सल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से स्टॉक्स सीमेंट स्पेस पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं? न्यू स्पेसिफिक JK लक्ष्मी सीमेंट में भी कैपेसिटी एक्सपेंशन की प्लान्स तो आई है, लेकिन अक्टूबर का महीना अगर जिस तरह हम जा रहे हैं, जहाँ पे GST रेट कट के बेनिफिट, प्राइसिंग पावर और डिमांड की जो है अपमूव आफ्टर मानसून सीजन, तीनों ही फैक्टर्स दिखने वाले हैं और ये इंडस्ट्री 2 से 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद आ रहा है। आपको कौन सा सीमेंट स्टॉक पोजिशनली अच्छा लग रहा है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा? वत्सल।
तो सीमेंट स्टॉक में हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छी टेक्निकल पैटर्न्स दिख रही है। जैसे मेरा फर्स्ट पिक रहेगा अंबुजा सीमेंट। तो स्टॉक में हमें एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक ने अपने नेक लाइन को रिज्यूम मतलब रिक्लेम किया है। स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक में हमें एक शॉर्ट टर्म में 620 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो स्टॉक में 575 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। और अगर मैं एक्सटेंडेड टारगेट की बात करूं तो 645 तक के भी हमें टारगेट्स दिख सकते हैं। दूसरा मेरा एक पिक रहेगा एसीसी, जो लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी। एसीसी मुझे सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक टेक्निकली दिख रहा है, क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। कल स्टॉक ने 1900 के अराउंड क्लोजिंग दिया था। तो एसीसी को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1800 का। अपसाइड में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2100 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और तो दो स्टॉक रहेंगे, एसीसी और अंबुजा सीमेंट। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है सीमेंट कंपनीज पे जो है राय देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापरिया के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन जी। ऑफ कोर्स बाजार जो है थोड़ा सा आईटी के जो है लॉसेस देख रहे थे कल के ट्रेड में, और थोड़ा सा सुस्त और रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है दिखने वाला है जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। लेकिन हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ उतने ख़राब नहीं हैं। अगस्त की आउटपुट डेटा अच्छी आई, फेस्टिव सीज़न धमाकेदार शुरुआत हुई, खास करके ऑटो सेल्स को लेके। तो ज़रा बताएं बाजार का जल्दी से सेटअप क्या है और अपने टेक्निकल पिक्स भी। गुड मॉर्निंग चंदन सर। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। और आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। तो देखिए, आज नवरात्रि का सेकंड डे और कलर है रेड, तो मार्केट थोड़ा उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी और ग्रीनरी वापस देखने को मिलनी चाहिए। ओवरऑल आप देखोगे तो 2 दिन का जो करेक्शन हुआ है, उससे पहले लगभग 14 दिन हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बने थे और इंडेक्स ने लगभग 1000 पॉइंट का रिकवरी देखा था। 24,400 से लेके कहीं ना कहीं 25,500 तक के स्विंग बने थे। बट पिछले 2 दिनों में करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। और कल का जो करेक्शन का एक मेजर ट्रिगर था, यूएस में H1B वीजा के जो प्राइस है वो 10 टाइम्स बढ़ा दिए हैं। तो उसके चलते थोड़ा सा आईटी काउंटर्स को सेटबैक मिला, उसकी वजह से थोड़ा सा दृष्टिकोण है वो रेंज बाउंड होता हुआ नजर आया। अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी भी 25,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर है और वहां पे पुट राइटिंग है। बट कंसर्न यह है कि पुट कॉल रेशियो गिरा और एफआईज पिछले 2 दिनों से वापस बिकवाली के मूड में है। बट साथ में अच्छी बात यह है कि एफआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ के 13.5 के आसपास हुआ है। तो मिक्स डेटा सेटअप बता रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड केप रहेगा, बट डाउन साइड में सपोर्ट इंटेक होते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, बट वीकली चार्ट का जो रिकवरी का मोड है वो अभी भी इंटेक्ट है। तो बाजार इमीडिएट मूव और वीकली के सेटअप के फंस चुका है। इसके लिए मेरा मानना है कि 25,000 से लेके 25,500 के बड़े दायरे में काम करता हुआ नजर आएगा। 25,350 होल्ड करें तभी रिलीफ मिलेगी। अदरवाइज आपको थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस विद लिमिटेड अपसाइड एज वेल एज द लिमिटेड डाउनसाइड पे फोकस करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, इस मार्केट में देखें काफी सिलेक्टिव ट्रेड आपको वापस ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला ट्रेड मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस। आप देखोगे सिलेक्टिव फाइनेंशियल काउंटर में स्ट्रेंथ है और बजाज फाइनेंस में कहीं ना कहीं एक पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है। इस साल भी लगभग आप देखोगे तो 48% तक का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिला है और उससे पहले 4 साल ये काउंटर सुस्त था। तो इस साल का जो मोमेंटम है और पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन है वो एक नई रैली को लेके आएगा। इसलिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह है। 985 का इमीडिएट सपोर्ट से 1030 1040 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। आप देखोगे गोल्ड में चमक है वो बरकरार है, सोना एक नई ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहा है। और तो उसके चलते जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, चाहे मुथूट फाइनेंस की बात करें या मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। हाँ, वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 5-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है कुछ दिनों में। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2,980 के सपोर्ट से ऊपर में 3150 3180 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस छूता हुआ नजर आना चाहिए। चलिए, तो चंदन की ये पिक्स, बजाज फाइनेंस टारगेट 1030 का आप रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 985 का, और मुथूट फाइनेंस का भी आपने टारगेट दिया है 3180 का, और आप बता रहे हैं स्टॉप लॉस 2980 का। अच्छा, थोड़ा सा RVNL पर हम फोकस करना चाहेंगे चंदन। ये दरअसल लोएस्ट बिडर सामने आई है सर्दर्न रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए।
टेक्निकली चार्ट्स पर बताइएगा किस तरह का मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर जो भी हम बिडिंग दी जा रही थी वो सदर्न रेलवे डिज़ाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, कमीशन इरेक्शन, ट्रैक्शन, सबस्टेशंस को लेकर की जा रही थी, जहां पर लोएस्ट बिडर के रूप में कंपनी जो है वो सामने आई है। अब अपने ऑलमोस्ट 34-13 के आस हाँ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर 1% की कमजोरी, कल भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था ट्रेड में। अब बताइएगा किस तरह का मोमेंटम चार्ट्स वाइज बन रहा है। बिल्कुल कविता जी, देखिए आरवीएनएल जैसे काउंटर और सीपीएसई इंडेक्स के कुछ सेक्टर में बाजार में पिछले 3-4 सप्ताह से रिकवरी देखने को मिली है। और सीपीएसई में बात करूं तो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, रेलवे और सेलेक्टिव पावर एंड एनर्जी बस पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा कंसोलिडेटिव मूव देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लास्ट वीक में इसने 370 तक का अटेम्प्ट किया, बट पिछले 3 दिनों से एक दायरे में है। नहीं तो 355 तोड़ रहा है और नहीं 370 के ऊपर निकल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है बाय ऑन डिक्लाइन के वापस मूड यहाँ पे बनेंगे। कोई भी डिक्लाइन आता है तो 345 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ऊपर में 375 380 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। चलिए इसी के साथ साथ थोड़ा सा पीएसयू पैक पर भी हम फोकस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये ओवरऑल पूरे बैंकिंग में थोड़ा दम दिखा रहे हैं। आपको लगता है यहाँ पर कुछ इनिशिएट करना चाहिए चार्ट्स वाइज? बीओबी जैसे काउंटर्स हमने देखा है कि लीड करते हुए पाए गए हैं इस पूरे पैक को। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि सीपीएसई इंडेक्स के काउंटर अच्छे लग रहे हैं और उसमें से पीएसयू बैंक्स एक नाम रहेगा। और पीएसयू बैंक्स की बात करें तो हमें ज्यादा प्रेफर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लग रहा है। एसबीआई में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना, हालांकि कल 1% के आसपास की गिरावट हुई थी, बट मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। लास्ट वीक के बड़े गेन के बाद 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है एक नई रैली को इन्वाइट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसा मानना है कि 835 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा एसबीआई में, ऊपर में लगभग 885 तक के टारगेट के लिए। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, इमीडिएट स्ट्रक्चर सुधरा है, भले ही कल के दिन थोड़ा सा रेंज बाउंड बायस देखने को मिला, बट ओवरऑल ऐसा मानना है कि जब तक 245 का लेवल होल्ड करता है, ऊपर में 263 तक के अपसाइड भी बन सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स में ओवरऑल खरीदारी है। कल के दिन का जो कंसोलिडेशन है उसके बाद हल्का सा सपोर्ट बेस बाइंग आता है, तो वापस मोमेंटम और रिकवरी के चांसेस एनकाउंटर में बनने चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर आपकी रणनीति तमाम काउंटर्स में, एसबीआई में आप बता रहे हैं पीएसयू खेमे में खरीदारी करनी है तो 835 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। और बीओबी में भी आप रेकमेंड कर रहे हैं खरीदारी, टारगेट 263 का, स्टॉप लॉस 245 का। चलिए आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम फिलहाल पावर ट्रेड को यहीं समाप्त करते हैं और मार्केट्स लाइव लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें। नमस्कार, इटिना स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे सहयोगी शरद दुबे। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अभी शरद ने हमें बताया कि दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग कब होने जा रही है। 21 अक्टूबर की तारीख है जबकि दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और इटिना स्वदेश पर मुहूर्त ट्रेडिंग का सारा एक्शन आप देख पाएंगे। आपको इटिना स्वदेश के साथ ही बने रहना है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत और इस शुरुआत के साथ लगातार बेहतरीन रिसर्च और ढेर सारी बारीकियां आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आज के सेशन की अगर बात करें, आज के सेशन में गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन मूव्स जो हैं भले ही हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार अमेरिकी बाजार में हम देख रहे हैं मजबूती की चाल। शरद, ओवर द वीकेंड और साथ साथ कल के सत्र में भी, कल तो आई थिंक बहुत एक्शन पैक रहा होगा द एंटायर सेशन, राइट? तो बिल्कुल एक्शन पैक था। आईटी स्पेस में बड़ी गिरावट आई थी, H1B वीजा के इश्यूज थे। एक साइड अदानी ग्रुप स्टॉक्स में जो अच्छी वॉलिटिलिटी देखने मिली और बड़ी अप मूव्स आई थी। लेकिन मानसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। अगस्त के आउटपुट डेटा अच्छे आए और पहला दिन फेस्टिव सीजन का दमदार रहा है। बिल्कुल, तो चलिए ऑन पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, पहला दिन फेस्टिव सीजन का दमदार और यहाँ से मजबूती जो है जारी रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वत्सल भुवा एलकेपी सिक्योरिटीज से हैं हमारे साथ और चंदन तापड़िया मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल भी है। चंदन, वत्सल, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। इटिना स्वदेश पर अपना समय देने के लिए शुक्रिया। And Chandan, looking at the consumption pattern and looking at the Adani Group stocks, कल के सत्र में भी अडानी ग्रुप स्टॉक्स में धुआंधार तेजी हमने देखी थी एंड कंजम्पशन पैटर्न तो है ही, लगातार उस पर हमारी नजर रहती है। कंजम्पशन की जहां बात करें, एफएमसीजी और ऑटो ही नहीं, ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, एंटरटेनमेंट, ये सारे भी फोकस रेडार पर रहते हैं। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए यहां से लेकर आने वाले एटलीस्ट एक क्वार्टर, 3-4 महीने कैसे नजर आ रहे हैं, कहां पर खास नजर रखनी चाहिए?
जी नमस्कार मानसी जी, आपको भी नवरात्र की शुभकामनाएं। तो देखिए, बाजार में पिछले कुछ दिनों से अडानी ग्रुप कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है, और जब से इनको कोर्ट से राहत मिली है और ये काउंटर तब से एक नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी दिखा रहे हैं। यदि मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करूं तो अडानी ग्रीन में काफी बड़ा मूव बना है। इनफैक्ट इस वीक में काउंटर लगभग 12%, यानी कल के दिन ही 12% मूवमेंट आया, और इस महीने भी लगभग आप देखोगे तो 25-26% का रिकवरी है। तो इस काउंटर में लगभग पिछले 8-9 महीने का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। लग रहा है कि 1125 के सपोर्ट से कहने की 1200 तक का लेवल यहाँ पे बनना चाहिए। उसके अलावा दूसरे काउंटर, चाहे अडानी पोर्ट्स की बात करें या फिर अडानी पार की बात करें, सब में अच्छा सेटअप है। अडानी पोर्ट्स कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जहाँ पे कोई मेजर करेक्टिव मूव नहीं दिखने को मिला। यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 1415 के आसपास, और ऊपर में काउंटर 1500 तक के लेवल को छू सकता है। तो ये बात थी अडानी पोर्ट्स की इमीडिएट ट्रेडिंग सेटअप और उसके मुंह की। अब यदि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं और अगले एक क्वार्टर की बात करें, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी का बूस्ट, क्योंकि कल से जीएसटी 2.0 का रिफॉर्म ऑन ग्राउंड अप्लीकेबल हुआ है, और अब फेस्टिव मूड है क्योंकि दिवाली का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है, और अब लगभग एक महीने से कम समय रह गया है, और जिस हिसाब से लोगों का इनकम स्टाइल बढ़ा है, कहीं ना कहीं कंजम्पशन का बूस्ट इंडियन इकोनॉमी को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर इस लीग में आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो जीएसटी का बूस्ट प्लस कंजम्पशन का तड़का, ये दोनों इस सेक्टर को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल देखिए, इस साल निफ्टी ऑटो ने लगभग 19% का बढ़त बनाया है, प्रीवियस ईयर के हाई को निकालने के लिए तैयार है, जबकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी काफी दूर है। तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप मारुति की बात करें या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें या फिर टीवीएस की बात करें, सारे काउंटर में मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। भले पिछले 7-8 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द काउंटर और ये पूरा सेक्टर 5 से लेके 10% तक की बढ़त बना सकते हैं। अब हम यदि निफ्टी एफएमसीजी काउंटर बात करें तो यहाँ पे काफी सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये निफ्टी एफएमसीजी ने आज से 12-13 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, पर उसके बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो गया और कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यू एज बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा यदि हम इंडिया के कंजम्पशन थीम की नब्ज को इमीडिएट बेसिस पे कैप्चर करना चाहते हैं। तो इटर्नल पेटीएम जैसे काउंटर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सेलेक्टिव ऑटो और कुछ न्यू एज बिजनेस पे आपको फोकस करना चाहिए यदि आपका ध्यान इमीडिएट बेसिस से लेके अगले 3 महीने में है, फॉर कंजम्पशन, फेस्टिव मूड, जीएसटी रिफॉर्म और बाकी सब सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए। वेल एक्सप्लेन चंदन जी। जीएसटी का बूस्ट और कंजम्पशन का तड़का यहाँ से आगे काम कर जाएगा। और इस बीच करेंसी की ओपनिंग होती दिखी है 10 पैसे की कमजोरी के साथ। रुपया डॉलर के मुकाबले आज खुला है 88 रुपये 31 पैसे के मुकाबले 88 रुपये 41 पैसे पर रुपए की ओपनिंग, 10 पैसे की कमजोरी के साथ डॉलर के मुकाबले। वत्सल, जहां हम अडानी ग्रुप स्टॉक्स की बात कर रहे थे, कल के सत्र में काफी चल गए लगभग सारे के सारे स्टॉक्स, चाहे फिर वो अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर के चार्ट्स को मैं पुलअप करना चाहती हूँ। अडानी ग्रुप स्टॉक्स को अगर प्ले आउट करना है तो क्या अडानी पावर वन ऑफ द स्टॉक जो कि इस वक्त काइंड ऑफ अफोर्डेबल या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने लायक नजर आ रहा है? प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 6% की तेजी, कल के सत्र में भी काफी बड़ा एक्शन था। तो अडानी पावर में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखने को मिला है, जो कि एक न्यूज ड्रिवन मूवमेंट है। पर स्टॉक अपने जो शॉर्टेस्ट 10 डेज ईएमए है उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट में भी स्टॉक एक ओवरबोट जोन में है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बाय ऑन डिप रहेगा। तो अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो एक पॉसिबल डिप की जो एक डिप है वो एक पॉसिबल है स्टॉक में, तो एक पॉसिबल डिप की आपको एक राह देखनी चाहिए। तो अगर आपको 160 के लेवल्स मिलते हैं तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मुझे लगता है इसमें प्राइस को चेस करने से ज्यादा एक डीप की राह देखकर एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक का जो सेटअप है, चार्ट सेटअप है, वो पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर की साइड में अगर बात करूं तो टारगेट मुझे 185 186 के टारगेट दिख रहा है। ओके, प्री ओपन में ऑलरेडी ये टारगेट्स नजर भी आ रहे हैं। चार्ट्स के सेटअप पॉजिटिव हैं, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। बुलियन मार्केट पर भी नजर होनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर अपडेट लगातार शाइन, और ये शाइन बरकरार है।
सोना MCX पर फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर आप देख पाएंगे 1,12,381 के स्तर इस वक्त 1,12,400 के लेवल्स को भी पार कर गया था। अभी थोड़ी देर पहले वो लेवल्स भी नजर आ रहे थे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलता हुआ MCX पर सोना। और चांदी की भी अगर बात करें, नॉट जस्ट अ प्रेशियस मेटल, लेकिन चंदन जी इसे इंडस्ट्रियल मेटल भी कहा जाता है और कई सारी इंडस्ट्रीज में अब चांदी जो है इसका इस्तेमाल होता है। और चांदी भी इन कंपैरिजन गोल्ड एंड सिल्वर में अब हम कह सकते हैं नेक टू नेक कंपैरिजन होता हुआ है। 1,33,590-98 के स्तर वहां भी दिख रहे हैं। कनेक्टिंग प्ले चांदी को लेकर इक्विटी मार्केट में कनेक्टेड स्क्रिप्ट्स पर अगर कोई राय है तो? बिल्कुल मानसी जी, चांदी की पूरी चांदी हो रही है पिछले 1 साल से और हम काफी बुलिश है। इनफैक्ट आपके चैनल पे भी भले मैं इक्विटी ट्रेड कर रहा हूं, बट पिछले लगभग 6 महीने साल भर से हम गोल्ड और सिल्वर पे एक इन्वेस्टमेंट एलोकेशन की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने शेयर भी किया था कि मैं हर महीने गोल्ड SIP और सिल्वर SIP भी कर रहा हूँ और फिजिकल पे भी फोकस कर रहा हूँ और काफी अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे बना है। पिछले 1 साल से देखे तो निफ्टी 25,000 का 25,000 है, बट गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा मूवमेंट है। तो आई थिंक सिल्वर पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट प्रीशियस मेटल क्लास में कॉपर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सिल्वर की तरफ फोकस करें तो 3-4 काउंटर को मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा। एक तो आप हिंदुस्तान कॉपर पे ध्यान रखें। हिंदुस्तान कॉपर आप देखोगे तो इस महीने लगभग 30% की बढ़त बनी है, बट अभी भी लग रहा है अंडर परफॉर्मर है। और सिल्वर की बात करें तो पहले तो 1.5 लाख तक के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं। हिंद कॉपर की बात करें तो उसके चलते यहाँ पे 350-400 तक के टारगेट बनेंगे। मैं मंथली चार्ट के बाद में वीकली चार्ट पे फोकस करूं तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये ब्रेकआउट लगभग 280-285 के आसपास हुआ है। तो 285 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं हिंद के ऊपर में 325-350 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक पे भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे भी बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं। 445 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 500 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, उसके अलावा वेदांता लिमिटेड है, वो भी कहीं ना कहीं इस मेटल से रिलेटेड रख रहा है। यहाँ पे भी 440 के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 480 तक के टारगेट के लिए। तो ये 3-4 नाम है जो आपको फोकस करना चाहिए चांदी की चमक को थोड़ा सा स्टॉक की तरफ से प्ले करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, सिल्वर प्ले है, इन तमाम स्टॉक्स में फोकस रेडार पर रहेंगे। लेकिन चलिए अब 9 के 9 रत्न की सूची जानते हैं और हर रोज की तरह ये बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ऑटो स्टॉक्स पे जो है नज़र रखे गए, खासकर कि हुंडई और मारुति सुजुकी पे पहले दिन जो फेस्टिव सीजन के आंकड़े हैं वो आने लगे हैं। हुंडई 11,000 डीलर बिलिंग्स रिकॉर्ड किए, सबसे हाईएस्ट 5 साल में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और मारुति सुजुकी की बात करें तो 80,000 इंक्वायरी आया है और 25,000 गाड़ी की डिलीवरी पहले ही दिन देखने मिली है, तो दोनों स्टॉक्स के लिए सपोर्टिव है। वही सांघवी मूवर्स, एस कंस्ट्रक्शन पे भी नज़र रखें। DGTR ने रेकमेंड किया कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए क्रेन्स पे जो चाइना से इंपोर्ट करके आते हैं, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। ABB इंडिया, CG पावर, सीमेंस, TD पावर सिस्टम जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखें। यहाँ पे DGTR ने रेकमेंड किया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल स्टील पे अगले 5 साल के लिए। KFinTech न्यूट्रल इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। कंपनी क्लैरिफाई करेगी जो जनरल अटलांटिक जो सेलर है 10-15% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, उसकी न्यूज़ फ्लो जो है वो गलत है और वो एज अ प्रमोटर क्लासिफाइड है, तो स्टॉक के लिए हल्की सी न्यूट्रल या पॉजिटिव रहने वाली है। KEC इंटरनेशनल 3,200 करोड़ के ऊपर के जो है ट्रांसमिशन के ऑर्डर्स UAE और USA मिले हैं, स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। स्टॉक में अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है इनिशियल ट्रेड में। वही ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पे एक JD डेवलपमेंट किया है बेंगलुरु में, जिसका कुल वैल्यू 1,200 करोड़ रुपए का आता है। वही एल्केम लैब्स की बात करें तो पर्टूजा करके बायोसिमिलर लॉन्च किया गया, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है, कैंसर ट्रीटमेंट वाली ड्रग है। वही जो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पे नज़र रखें, नुवामा की रिपोर्ट आई है, टारगेट प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया है, 5298 कर दिया, मेंटेन बाय रेटिंग रखी है। यहाँ पे भी देखें तो DGTR ने रेकमेंड किया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का PTFE चाइना से, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और आज का हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज वो है जाइडस लाइफ साइंस। एंटीक की रिपोर्ट आई है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है बाई, पहले होल्ड था और टारगेट प्राइस 1075 से बढ़ा के 1255 कर दिया है। ग्रोथ जो है बायोसिमिलर और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो से दिखने मिलेगी। तो यही हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है और ये 9 अहम स्टॉक्स है जहां पे आपको एक्शन दिखेगा। 9 अहम स्टॉक्स। शुक्रिया शरद, ये सारे स्टॉक्स हमें बताने के लिए। इन तमाम पर फोकस रहेगा, बाजार खुलने के साथ साथ इस पर नजर रखी जाएगी। इस बीच KEC इंटरनेशनल ऑर्डर विन की जो खबर आई है उसके चलते फोकस रेडार पर और काफ़ी अच्छा एक्शन। आए दिन हम देखते हैं KEC इंटरनेशनल का स्टॉक जो है इसी तरह के न्यूज़ फ्लोज पर रिएक्ट भी करता है। ऑलमोस्ट 2.5-3% के गेंस वत्सल KEC इंटरनेशनल, नॉट श्योर अगर ये डिस्कस हुआ है या नहीं, लेकिन 891 के लेवल्स पर मजबूत शुरुआत की तैयारी करता हुआ 3,243 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी ने जीते हैं।
जी, तो केसी इंटरनेशनल हमें टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 890 पे। स्टॉक ने 3 बार अटेम्प्ट किया इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की, पर आज स्टॉक उसके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपनिंग दे रहा है। तो शुरुआत के 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक 890 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 950 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, पर 890 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केसी इंटरनेशनल में एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर के साथ इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है अगर स्टॉक सस्टेन करता है 890 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 870। बाजार खुलने के साथ इस पर नजर रहेगी। 890 के लेवल्स को अगर इंटैक्ट रख पाते हैं तो फिर यहां पर कन्विक्शन और ज्यादा डेवलप होता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्विकली मारुति सुजुकी के चार्ट्स पर भी चंदन जी आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मजबूत शुरुआत के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। मारुति सुजुकी इस वक्त देखेंगे ऑलमोस्ट 3% के गेन्स के साथ 16,236 के लेवल्स। बिल्कुल, देखिए हम मारुति पे पॉजिटिव रख रहे हैं और मारुति कहीं ना कहीं ऑटो कंजम्पशन की थीम में एक सबसे बड़ा प्लेयर है और अभी रिसेंट की ईवी लॉन्च में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट और माहौल को थोड़ा चेंज किया है। तो मारुति लग रहा है एक लीडर बन के नजर आएगा जिस हिसाब से प्राइस सेटअप परफॉर्म कर रहे हैं। इस साल ऑलरेडी 48% तक की एक बड़ी बढ़त इस काउंटर में दर्ज की है और ऐसा लग रहा है अभी भी 15-20% की रैली इस काउंटर में बाकी है। तो इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 15,700 का सपोर्ट लगाना चाहिए। 16,500 से लेके 17,000 तक मारुति टॉप गियर में स्पीड बनाता हुआ नजर आएगा। चंदन जी क्विक एक राय आपसे आईटी स्पेस पर भी, बस 3 मिनट बचे हैं बाजार खुलने से पहले, और जिस तरह से H1B वीज़ा पर शॉकिंग यहाँ पर व्यूज़ आते हुए और करीब $1 लाख की जो फीस अनाउंस की गई है, उसके ठीक बाद कल हमने देखा था काफ़ी फ्रिक्शन था आईटी सेक्टर पर। अब यहाँ से क्या राय होगी? देखिए निफ्टी आईटी थोड़ा सा एक काउंटर है जो पिछले काफी दिनों से थोड़ा इग्नोर है। यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन रहा है और जब भी मोमेंटम बनते हैं कोई ना कोई रीजन से वापस ऊपर में सेल ऑफ आ जाता है। H1B वीजा के जो फीस है 10 टाइम्स बढ़ाने का एक सेंटिमेंट इफेक्ट बनेगा, बट कल ऐसे सुनने में मिला कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को ये फीस में इतना नहीं रहेगा, तो वापस थोड़ा सा एक जो माहौल है वो सेंटिमेंट थोड़ा सा मिक्स बन रहा है। तो नीचे के लेवल पे बाइंग रहेगी बट बड़ा मूव तो फिलहाल नहीं लग रहा है। तो यदि आपको बाजार में दूसरे काउंटर मिल रहे हैं जहाँ पे अल्फा जनरेट हो रहा है तो वहां पे फोकस करना चाहिए कंपेयर टू आईटी में। तो आई थिंक काफी चुनिंदा रहना चाहिए आईटी में और इसको एक रेंज बाउंड होके कामकाज करके सेटल होने के लिए थोड़ा सा धीरे रखना चाहिए। ठीक है, समय देना चाहिए। कई सारे स्पेसेस हैं जिस पर नज़र रखी जानी चाहिए। अगर आईटी सेक्टर पे पोजीशन बनाई है तो फिर वेट करेंगे, लेकिन नई पोजीशंस के लिए फिलहाल दूर रहने की राय इस वक्त मिलती हुई। लेकिन चलिए बाजार बस खुलने वाले हैं और मार्केट ओपनिंग पर अब नज़र डालते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट कंजम्पशन लेड प्लेयर्स पर नज़र रखिएगा। मारुति सुजुकी जिसका अभी हमने जिक्र किया, कंपनी ने 25,000 कार्स डिलीवर की डे 1 ऑफ नवरात्रि में। रिस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिला, काफ़ी हद तक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का एब्सोल्यूट कह सकते हैं बेनिफिशियरी और सारे कंज्यूमर्स को भी ये बेनिफिट्स जो है पास ऑन कर रही हैं कंपनियां। Hyundai के स्टॉक प्राइस को आप देख रहे थे, वहां पर भी ज़बरदस्त एक्शन के साथ शुरुआत होने की तैयारी। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि पर 11,000 बिलिंग्स रिकॉर्ड किए गए थे कंपनी की तरफ से, हाईएस्ट सिंगल डे बुकिंग। कंपनी ने कहा कि पिछले 5 साल में ये था। 4% की तेज़ी के साथ ये भी खुलता हुआ। सो क्लियरली ऑटो और ऑटो एंसलरी की चाल पर खास तौर से नजर रखें। आज के सत्र में भी बाजार खुलने के साथ साथ वहां पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट आपके स्क्रीन पर आप देख रहे थे, कंपनी ने नई कमिश्निंग की है ऑफ कैपेसिटीज सूरत में और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस रेडार पर रहेगा। मजबूत शुरुआत की पूरी तैयारी, करीब 2.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर कामकाज। एल्केम लेबोरेटरीज ने दवाई लॉन्च की है ब्रेस्ट कैंसर के लिए इन इंडिया, जिसके चलते फोकस में रह सकता है। हाँ, करीब 1.25% की तेजी के साथ यहाँ पर भी काम खुलने की तैयारी। गोल्ड फाइनेंसर्स पर नजर रखें। अभी हमने देखा सोने चांदी के दाम और सोना एमसीएक्स पर रिकॉर्ड ऊंचाई देख रहा है। इसके चलते ज्वेलरी स्टॉक्स पर और साथ ही मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस जैसी गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी नजर रखी जाएगी, बिकॉज मार्केट खुलने के साथ साथ इन पर भी हम एक टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से लेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से बिग केपिक्स पुश की बात हो रही है, करीब 30,000 करोड़ के ड्रोन परचेसेस के लिए, तो इसके चलते डिफेंस स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। बाजार की शुरुआत इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इम्पैक्टफुल शुरुआत की पूरी तैयारी करता हुआ बाजार 25,000 के पार 25,200 के लेवल्स को भी पार करते हुए अच्छी मजबूती पर हम देख रहे हैं। निफ्टी
भले ही थोड़े से पॉइंट वाइज मूव अगर नजर आएंगे, लेकिन 25,200 के लेवल्स को तो एटलीस्ट हमने इंटैक्ट रखा। उसके ऊपर की तेजी की शुरुआत होती हुई करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ 55,347 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में शुरुआत। 100 अंकों के करीब की तेजी आप देख पाएंगे सेंसेक्स में। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन है। मिड कैप करीब 100-125 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, स्मॉल कैप में भी इसी तरह के एक्शन पैक्ड मूव्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। मार्केट का टेक्सचर और ब्रेथ की अगर बात करें, 1100 एडवांसेस के सामने महज 550 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया विक्स पर भी फोकस कीजिएगा, किस तरह के सेंटिमेंट्स वहां से डेवलप हो रहे हैं, क्या स्पाइक अप है या फिर कमजोरी है। कमजोरी है तो रिलीफ है। ओके, 3% की गिरावट है, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ कंफर्ट लेवल्स के पास। लार्जर कंट्रीब्यूटर्स जो कि इस वक्त काफी अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं, उसमें सबसे आगे है मारुति सुजुकी। हमने अभी डिस्कस किया स्टॉक को। M&M, इन्फोसिस, आइशर मोटर्स, HDFC बैंक, लगभग सारे के सारे स्टॉक्स ऑटो खेमे के हैं। ऑन दी फ्लिप साइड भारतीय एयरटेल, रिलायंस, सन फार्मा, ITC, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स जहां से बिकवाली हाथ लगी है। एक बार हुंडई के स्टॉक प्राइस को भी देखना चाहिए, वहां पर भी अच्छे एक्शन के साथ कामकाज की तैयारी हो रही थी। इस स्टॉक पर भी नजर, मारुति सुजुकी और हुंडई दोनों स्टॉक्स जो हैं 3% तक के गेन्स, इनफैक्ट 3% तक की तेजी हम देख रहे हैं इस स्टॉक में भी नजर आ रही है। गोल्ड फाइनेंसर्स, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, वहीं साथ साथ JK लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कमिश्निंग की खबर आई है। रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम कंपनियों पर नजर रखेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी ने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बेंगलुरु में साइन किया है, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस रेडार पर। RVNL रेलवे स्टॉक्स पर नजर रखी जाए। KC इंटरनेशनल हमारे 9 के 9 रत्न की सूची में था। कंपनी ने बड़े ऑर्डर विन किए हैं 3,243 करोड़ के, जिसके चलते ये भी फोकस रेडार पर। KC इंटरनेशनल 7% की तेजी ओपनिंग के खिलाड़ी की लिस्ट में से एडअप जरूर किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें मार्केट में और कौन से स्टॉक्स हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में कौन से शेयर्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है, इस लिस्ट पर भी नजर डालते हैं। साथ साथ फिर आपको सेक्टर वाइज भी बाजार का अप्रोच दिखाते हैं। KC इंटरनेशनल तो 7% की गेंस दिखा ही रहा है। इसके अलावा JBM ऑटो, मारुति सुजुकी जैसे चार्ट्स हैं जो कि काफी अच्छे तेजी के मूव्स दिखा रहे हैं। Hyundai के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। ब्लू डार्ट पर नजर रखें, करीब 2.5% की गेंस वहां पर। RVNL रेलवे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए, अच्छी खासी एक्शन के साथ वहां पर कामकाज देखने को मिला है। ऑटो इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म करता हुआ, वहां पर हम देख रहे हैं करीब 1%, परसेंटेज वाइज 1%, लेकिन पॉइंट वाइज तेजी पर नजर रखेगा। 400 अंकों की मजबूती निफ्टी ऑटो इंडेक्स में इस वक्त आप देख पाएंगे। क्विकली निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में कौन से स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी तेजी का कामकाज है? अडानी पावर, ये अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखी जाए 172 के लेवल्स पर। अभी थोड़ी देर पहले इस स्टॉक को भी हम डिस्कस कर रहे थे। पूरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। ओके, 2-2.25% तक के डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर, इसे एक बार समझना होगा, बिकॉज लिस्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं गिरावट के साथ कामकाज, लेकिन क्या ये स्टॉक 172 के लेवल्स दिखा रहा है? बिकॉज 167 के लेवल्स पर इस वक्त आप स्क्रीन पर इसमें कामकाज देख पा रहे हैं। अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आए, देखते हैं किस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं। Siemens के स्टॉक प्राइस में भी मजबूती है। इन्फो एज में भी तेजी का रुझान है। ब्रॉडर मार्केट्स में एक बार देख लेते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 1.5% की तेजी आप देख पाएंगे। ग्लेनमार्क फार्मा में मजबूती की चाल है। और स्मॉल कैप स्पेस में अगर आप देखें, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, जेन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजीज और CSE जैसे स्टॉक्स से जहां पर आज अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार का अप्रोच आउट परफॉर्मेंस ऑटो और IT की तरफ से। IT अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं फार्मा, मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट धीमी धीमी चाल पर चल रहे हैं। तो चलिए सदी हुई शुरुआत बाजार की एक्सपर्ट से जानते हैं उनके टेक्स। ओपनिंग ट्रेड में बात करें तो ओपनिंग के खिलाड़ी में 2 स्टॉक्स आते हैं। एक है KEC इंटरनेशनल, 3,200 करोड़ रुपए के जो है 2 बड़े ऑर्डर्स देखने मिले हैं और ये UAE और US मार्केट से देखने मिले। ये हमारा ओपनिंग का खिलाड़ी का सबसे पहला स्टॉक है। KEC इंटरनेशनल स्टॉक 7% ऊपर है। दूसरा ओपनिंग का खिलाड़ी है हुंडई। यहाँ पे ब्रोकरेज की जो है बुलिशनेस भी देखने मिली है और कंपनी ने 11,000 बुकिंग्स पहले दिन फेस्टिव सीजन में देखने मिले। और आज देखिए हुंडई 3.5% ऊपर है। हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी के 2 अहम पिक्स है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आप और ओपनिंग के फिसड्डी पे भी एक बार नज़र डालें तो ओपनिंग के फिसड्डी
कि एक बार स्टॉक को लेके आते हैं और यहाँ पे देखेंगे आज दिन के ट्रेड में एम्फेसिस ओपनिंग का फिसड्डी है, हालांकि लगभग 2% की गिरावट आई है और फॉलो ऑन सेलिंग देखने मिल रहा है जिस तरह H1B वीज़ा इश्यूज आए हैं। लेकिन ओपनिंग के फिसड्डी और खिलाड़ी के जो तीनों स्टॉक्स हैं हम आपको बता दिए हैं। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स वत्सल आपसे शुरुआत करेंगे, क्या रहने वाले हैं ओपनिंग कॉल्स आपके? तो ओपनिंग कॉल हमारा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था केईसी, तो केईसी ने 2890 का जो उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर हमें एक शानदार ओपनिंग दी है। स्टॉक सस्टेन कर रहा है उस लेवल के ऊपर। तो अगर आपको डिप मिलता है 910 920 को, तो उस डिप को बाय करके चलना है। 890 का 888 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 950 के। जी बिल्कुल। और चंदन सर आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा पूरे निफ्टी ऑटो सेगमेंट में, और इस ऑटो सेगमेंट में सारे के सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक ऑटो काउंटर यहाँ पे पिक करेंगे। और यहाँ पे सेटअप की बात करें तो मैं यहाँ पे आयशर मोटर पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 7000 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 7300 तक के टारगेट बनने चाहिए। इनफैक्ट M&M में भी पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट है लगभग 3600 का, ऊपर में 3800 तक के टारगेट बनेंगे। तो पूरे के पूरे निफ्टी ऑटो पेक में पॉजिटिव बायस है और यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहिए। तो बिल्कुल बायसनेस जो है ऑटो स्पेस में देखने मिल रही है। हुंडई हमारा ओपनिंग के खिलाड़ी ऑलरेडी था। M&M पे भी देखिए लगभग 2.5% की जो उछाल देखने मिल रही है। आज ऑटो स्पेस पे जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, खास करके पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स को लेके। चंदन सर इसके अलावा ऑफकोर्स न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स पे भी आपकी नज़र लेते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स देखिए इटर्नल पे एक बार स्क्रीन पे लेके आते हैं। इटर्नल पे जो है कंजम्पशन थीम वाली स्टॉक है। डायरेक्टर साहब एक बार इटर्नल की चार्ट फायर करें तो हमें जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि न्यूएस्ट टेक स्टॉक्स में क्या जो है मूव्स देखने मिल रहा है। देखिए पोजिशनली सेटअप ठीक लग रहा है और एक रिकवरी अटेम्प्ट भी कोशिश करिए। इटर्नल पे आपकी क्या राय रहेगी चंदन? हाँ बिल्कुल, देखिए इटर्नल पे हमारा पॉजिटिव है। इनफैक्ट जैसा कि डिस्कस किया कि यदि आप इमीडिएट बेसिस पे अगले 2-3 महीने की बात कर रहे हो तो इंडिया के पूरे कंजम्पशन थीम पे फोकस रहेगा। कंजम्पशन थीम के साथ जीएसटी बूस्ट और फेस्टिव मूड यहाँ पे मार्केट को चीयर करेगा। इसके लिए न्यू एज बिजनेस और ऑटो काउंटर हमारा पॉजिटिव है। तो उसके चलते हमने ऑटो काउंटर्स की तो बात की और पेटीएम और इटर्नल काफी अच्छे लग रहे हैं। इटर्नल की बात करें तो 330 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी भी 355 और पोजिशनल 400 तक के टारगेट काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे भी जो है खरीदारी की राय चंदन की तरफ से। JBM ऑटो को एक बार स्क्रीन पे लाएं। स्टॉक 4% ऊपर है। यूएई में भी जो है इनकी एंट्री आने वाली है। थोड़ी देर में हमारे सिस्टर चैनल से मैनेजमेंट भी बात करेंगे तो वहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात सामने आती है तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। स्टॉक लगभग 5% ऊपर है। वत्सल एक बार JBM ऑटो पे चार्ट चेक ले लें, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे? करेंटली देखा जाए तो 775 लेवल्स पे जो है ट्रेड किया जा रहा है स्टॉक। यहाँ से और भी एक अपमूव आ सकती है कि थोड़ा मुनाफा वसूली ले ले। एक महीने में स्टॉक 22% ऊपर है, तो थोड़ा सा पोजिशनली अगर आपका ऑलरेडी स्टेक है कंपनी में, थोड़ी स्टेक अभी हल्का कर ले कि अभी बने रहें, बताएं। तो स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि स्टॉक ऑन द डेली चार्ट एक ओवरबॉट जोन में है, पर अभी भी इधर वीकनेस नहीं लग रही है स्टॉक में। तो मैं अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 829 के। तो अगर आपका एक लोअर लेवल पे अगर एंट्री है तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके 829 के टारगेट के साथ रुक सकते हैं और आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 750 का। चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 750 का मेंटेन कीजिएगा। पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट रखें। करीब 5% के गेंस नजर आ रहे हैं। पूरा सेक्टर है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। और किसी भी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, निफ्टी कैटेगरी में भी ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट में भी, और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी अगर ढूंढेंगे तो सबसे आगे आपको ऑटो स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन ऑटो के इतर कुछ और स्पेसिस पर भी नज़र डालते हैं और मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के चार्ट्स तेजी दिखाने के बाद चंदन गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए दिखे। वैसे नॉट जस्ट ऑन द बैक ऑफ गोल्ड और वहां पर जो एक्शन है, लेकिन हम सिल्वर की भी बात कर रहे थे, रिविजिट करना चाहेंगे?
बिल्कुल मानसी जी, आपने एक तो जेबी मोटो की बात की, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे डेली चार्ट में बना है। इनफेक्ट एक पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट सीधा 850 के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 7-8 दिन पहले एक बड़ी तेजी हुई थी और उस तेजी के बाद जो कंसोलिडेशन है एक नई तेजी को इन्वाइट कर रहा है। और कहीं कि इंडिया में ईवी की धूम है और ईवी में बसेस की तरफ फोकस करे तो दो काउंटर है, जेबीएम और इलेक्ट्रा। उसके अलावा कंपनी बैटरीज पे फोकस करे और कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंड रेजिंग के प्लान और सब चल रहा है। तो आई थिंक वो एक मेजर ट्रिगर रहेगा। 850 प्लस तक के टारगेट और पोजिशनली 1000 तक के लेवल पे काउंटर छूता हुआ नजर आएगा। बट यस, अब हम बात कर रहे हैं गोल्ड और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की, तो पॉजिटिव बायस है। आप देखो गोल्ड में कंटिन्यूसली चमक बढ़ती जा रही है। हालांकि ऊपर खुलने के बाद मुथूट फाइनेंस फ्लेट जरूर हुआ है, बट जब तक 3000 का सपोर्ट होल्ड करता है, 3100 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनेंगे। इवन मन्नापुरम फाइनेंस में भी ऐसे सेटअप है, भले ही थोड़ा सा सुस्त कामकाज किया है, बट जब तक 285 का सपोर्ट होल्ड करता है, नीचे के लेवल पे वापस खरीदारी के मौके बनेंगे। तो आई थिंक ये पूरे सेक्टर पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। बाजार की वोलेटाइल स्विंग की वजह से थोड़ा उठापटक आती है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जाएं, ये राय गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर हमें मिलती हुई। और साथ ही जेबीएम ऑटो बात करते करते बिग शो ऑफ द डे और तेजी लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जेएम फाइनेंशियल, वत्सल एक टेक जेएम फाइनेंशियल पर आपसे जानना चाहेंगे। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करती है कंपनी। प्राइमरी बिजनेस इनके मॉर्गेज लेंडिंग, डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, असेट मैनेजमेंट और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सेशन से मजबूती की चाल पकड़ता हुआ ये स्टॉक 2.5% के गेन्स एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। अगर आप इसे ट्रैक करते हैं 175 के लेवल्स पर। जी, तो स्टॉक में हमें रिसेंटली एक थोड़े सेशन पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, पर एक ब्रेकआउट के बाद हमें उसमें एक डबल टॉप जो एक बेरिश पैटर्न है वो फॉर्मेशन होते हुए दिख रही थी। हालांकि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद एक अच्छी रिकवरी भी देखी जा सकती है, तो स्टॉक में एक माइल्ड बुलिश आउटलुक बन रहा है। तो स्टॉक को 167 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए और मैं अपसाइड टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जो शॉर्ट टर्म के लिए 182 और 186 के टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर अपसाइड टारगेट्स एंटिसिपेटेड। यहाँ से तेजी और ज़्यादा बढ़ने के पूरे आसार। पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशन के लिए भी सोचा जा सकता है। लॉन्ग्स बिल्टअप कैटेगरी जहाँ पर नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा लॉन्ग्स जहाँ बिल्टअप हो रहे हैं, पहले तो ऑटोमोबाइल प्लेज ही हैं। मारुति है, हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, लेकिन इसी के साथ साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी नजर होनी चाहिए। चंदन जी, यहाँ पर भी ताज़ा खरीदारी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अराउंड 1.5-2% की गेंस के साथ हम देख रहे हैं करीब 718-720 तक के लेवल्स दिखाता हुआ। बिल्कुल, देखिए एयू बैंक थोड़ा सा डल रहा है और पिछले लगभग आप देखोगे 14-15 दिनों से एक दायरे में है और बार बार ये 720-725 के लेवल को निकालने का प्रयास कर रहा है। बट साथ में अच्छी बात यह है कि 695 के मल्टीपल सपोर्ट है। तो आज एक पॉजिटिव ओपनिंग है, बट कल एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था। तो मेरे हिसाब से 725 निकलेगा, तब यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बनेंगे और उस कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग के मूव भी आने के चांसेस रहेंगे। तो काफी कंडीशनल ट्रेड रहेगा। 725 के ऊपर होल्ड करे तो ही खरीदे। उस कंडीशन में 708 का सपोर्ट रहेगा, 755 के टारगेट को चेस करने के लिए। कंडीशनल स्ट्रैटेजी यहाँ पर डेवलप होती हुई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर स्ट्रैटेजिकली इस स्टॉक को और स्क्रिप्ट को प्ले आउट करना चाहिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर एक नज़र है इस वक्त, और वत्सल आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, काफ़ी सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनकी, ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये तमाम सेगमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है। 3 मेन वर्टिकल है, इंजीनियरिंग, मेटल और साथ साथ फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स के कंपनी के। हम देख रहे हैं 0.5% to 1% गेंस है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस की चाल पर नज़र होनी चाहिए। स्टॉक में हम देखते हैं स्लो एंड इवेंचुअल पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बढ़ता हुआ। कोई राय रहेगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस पर आपकी तरफ से? जी, स्टॉक में हाल ही में हमें एक अच्छा एक बेस फॉर्म में स्टॉक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद भी आरएसआई हमें दिखा रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम जारी रह सकता है। तो स्टॉक ने रिसेंटली अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो 3300 के ऊपर था, वहां पे एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिया है। तो फॉर शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉक में 3600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक में हमें एक 3400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 3600 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए, पर एक
कंडीशनल लॉन्ग होगा कि अगर आपको 3400 के ऊपर क्लोजिंग दे तभी स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का, और ऊपर में टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3600 3700 के टारगेट्स। जी बिल्कुल, धन्यवाद वत्सल। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे आपकी राय आई है, लेकिन अब चलते हैं अमोल आठवाला के पास। गुड मॉर्निंग अमोल जी, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, नवरात्रि की सारी बधाइयाँ। और देखिए ऑटो स्पेस पे बहुत अच्छी अपमूव भी देखने मिल रही है, हालांकि बाजार जो है बाकी सारे सेगमेंट्स में थोड़ी गिरावट आ रही है और थोड़े डेज लो लेवल्स पे देखने मिला है। ज़रा शुरुआत करते हैं आपसे बाजार की व्यू से, और आपके क्या रहेंगे अहम टेक्निकल पिक्स। अमोल। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक मार्केट में जो 2 दिन का करेक्शन फॉर्मेशन था उसी को कंटिन्यू किया है। हालांकि इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास जरूर ट्रेड हो रहा है। रिवर्सल का वेट रहेगा। मुझे लगता है एक लेग जो करेक्शन का था वो मेरे ख्याल से खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज का डे हाई या 25,250 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है तो पुल बैक रैली एक्सटेंड होने के चांसेस फिलहाल ज्यादा लग रहे हैं। इमीडिएट साइड पे अगर मैं सपोर्ट्स की तरफ देखता हूँ तो 25,100 25,125 का जो जोन है वो मेरे ख्याल से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बना रहेगा इंट्राडे के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। ऑटो स्टॉक्स के बारे में भी आपने पूछा था, तो नंबर्स तो काफी अच्छा है। आज सुबह हम देख रहे थे आप ही के चैनल पे। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड बना हुआ था, बीच में एक करेक्शन के बाद एक डिसेंट रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था। मुझे लगता है सेटअप अच्छा है, पोजिशनली भी सेटअप अच्छा है। शायद हम टेम्पररी ओवरबॉट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देख सकते हैं, बट लार्जर टेक्सचर अच्छा है। ये शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। अबाउट पिक्स, 2 पिक्स है। एक तो सीसीएल प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 897 के आसपास है, 960 के पोजिशनल टारगेट है, 865 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक रेंज में फंसा हुआ है बट रिवर्सल फॉर्मेशन है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दूसरा हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा। आज थोड़ा सा दबाव है स्टॉक के ऊपर, बट पोजिशनली सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे 745 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 780 790 के, स्टॉप लॉस उसका रहेगा 735 का। ठीक है। अमोल, गुड मॉर्निंग, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। सीसीएल प्रोडक्ट और हिंडाल्को दोनों के टारगेट्स एक बार दोहराइएगा प्लीज। जी जरूर। सीसीएल प्रोडक्ट्स के टारगेट 960 है, स्टॉप लॉस 865 का। हिंदाल्को का टारगेट आएगा 780 790 का और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 735 का। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये दोनों ही स्टॉक हमने हमारे प्लेटफॉर्म में शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड किए हुए हैं। एब्सोल्युटली। अमोल, एक और स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पर सारी नजरें जारी हैं और न्यूज़ हैं जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर है। कंपनी के एक ड्रग को अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है ईयू रेगुलेटर की तरफ से, और ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए दवाई जो है उसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है। उस पर आपसे राय लेंगे ज़रूर, लेकिन इस बीच टाटा मोटर्स पर एक ब्रेकिंग आई है। 25,000 से ज़्यादा ग्राहकों ने गाड़ियों की इंक्वायरी की है। लगातार जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेस्टिवल सीजन की शुरुआत फेस्टिवल से पहले ही हो चुकी थी और अब रिकॉर्ड इंक्वायरी के डेटा आ रहे हैं और साथ ही रिकॉर्ड बुकिंग के भी डेटा आ रहे हैं। मारुति और हुंडई की हम बात कर ही रहे थे। नवरात्रि के पहले दिन में मारुति में करीब 25,000 गाड़ियों की डिलीवरी होती हुई दिखी है। कभी ना देखा गया वैसा रिस्पॉन्स इस बार कंपनी ने देखा है। और साथ ही हुंडई का भी ये कहना है कि 5 साल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि नवरात्रि के दिन 11,000 बिलिंग्स, हाईएस्ट सिंगल डे बिलिंग देखने को मिले। और इसी कड़ी में टाटा मोटर्स पर भी 25,000 से ज्यादा ग्राहकों ने गाड़ियों की इंक्वायरी की है। ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा दिया जा रहा है, एब्सोल्यूट बेनिफिट जो है ये पास ऑन किया जा रहा है। और इसी के चलते टाटा मोटर्स के स्टॉक भी अगर आप देखें 1.25% की तेजी। हमारे साथ स्टूडियोज में कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि ये पूरे के पूरे सेंटिमेंट को वो कैसे रीड कर रहे हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बताइए, हम लगातार ऑटो सेक्टर और एंसिलरीज की बात तो कर ही रहे हैं, वन साइड अपसर्ज। जी हाँ, और आई थिंक ये जो नंबर्स भी आप बता रहे हैं टाटा मोटर्स, मारुति, इन सब के, ये भी एक इंडिकेट कर रहे हैं कि जो स्टॉक प्राइस की मूव है वो बैक हो रही है इन नंबर्स के वजह से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक नए दौर पे आ गए हैं हम ऑटो स्टॉक्स में, नए ट्रेंड में आ गए हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट बरकरार रह सकता है। मारुति में 16,000 के लेवल्स को क्रॉस आई थिंक ऑफकोर्स पहले तो कभी भी नहीं हुआ है, बट ये जो मूवमेंट है स्टॉक प्राइजेस के न्यू हाइज जिस तरह से बहुत ईजिली स्टॉक क्रॉस कर रहे हैं, 30-40% का अपमूव देख चुके हैं हम लास्ट आई थिंक 2-3 महीनों में इन काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एक बहुत अच्छे ट्रेंड पर है और जितनी ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो अगर आती रहेगी इन स्टॉक्स में तो उतनी ही प्राइस मूवमेंट और ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकती है इन स्टॉक्स के लिए।
ठीक है कुणाल, आई कम बैक टू यू आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए भी, लेकिन अमोल आपसे मैं शिल्पा मेडिकेयर पर आपकी राय जान रही थी। ऑफ कोर्स ऑटो पर भी अगर कोई राय है, इस वक्त टाटा मोटर्स पर ताज़ा डेटा पॉइंट्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन शिल्पा मेडिकेयर के स्टॉक प्राइस में एक न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट और तेज़ी की चाल पकड़ी थी स्टॉक ने, थोड़े से गेंस हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं। जो मोमेंटम है, लार्जर ट्रेंड अभी भी हम स्टॉक का देखते हैं तो निगेटिव साइड पे एक तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है और करेक्शन काफी डीप चला था, इसके लिए मैं अभी इसको मोमेंटम ही पकड़ रहा हूँ। जिसको मोमेंटम चेस करना है उनके लिए मुझे लगता है आज का डे लो थोड़ा सा डीप रहेगा, बट 825 का एक सपोर्ट प्रॉमिसिंग है। यहाँ पे ही रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, अगर वो मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड। हालांकि ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव हमने जरूर देखा है, बट 825 क्रूशल सपोर्ट लेवल का काम करेगा। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक रहते तो ये मोमेंटम कहीं ना कहीं 870 और 885 की तरफ बढ़ता हुआ शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी सेटअप थोड़ा सा निगेटिव साइड पे ही है। दूसरा, आपने ऑटो के बारे में पूछा था, टाटा मोटर्स स्पेशली आप पूछ रहे थे। टाटा मोटर्स में करेक्शन खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि जितना मारुति चला है ये क्वार्टर में अगर कंपेयर करता हूं तो, या जितना हुंडई चला है उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़ा सा पीछे रह गया है, बट धीरे धीरे इसका भी सेटअप इंप्रूव होता हुआ हमने देखा है। एक कंसोलिडेशन के बाद आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है 690। एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक वो मेंटेन है, पॉजिटिव ट्रेंड का जो सेटअप है वो कंटिन्यू रह सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस पहला जो रहेगा वो 725 का रहेगा, वही से लास्ट टाइम करेक्शन हमने देखा था। अगर उसके ब्रेकआउट के बाद डायरेक्शनल मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम टाटा मोटर्स में देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऑटो सेक्टर पर ये एक रहा। इस बीच रुपया जो है रिकॉर्ड निचले स्तर पर कामकाज कर रहा है, 88 रुपये और 48 पैसे के लेवल्स पर डॉलर के मुकाबले। रुपए की ओपनिंग भी कमज़ोर हुई थी, कमज़ोरी और गहराती हुई। वेल कुणाल, आपकी तरफ से आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ आज के लिए क्या होंगे? तो मैं यहाँ पे एक बाय और एक सेल सजेस्ट करूंगा। इनफैक्ट जो बाय रहेगा वो ऑयल इंडिया पे रहेगा, जो काफ़ी टाइम के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। 400 के लेवल्स को क्रॉस किया ऑयल इंडिया ने, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 424 का टारगेट, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 400 का। और सेकंड सेल रहेगा वो रहेगा वोल्टास पे, जिसने कल आई थिंक जब 1400 का लेवल ब्रेक किया तो उसके बाद में एक स्विंग ब्रेकडाउन दिया है एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, तो मैं इस पर सेल सजेस्ट करूंगा। टारगेट रख सकते हैं 1355 का, स्टॉप लॉस 1390। ओके, 2 कॉल्स, एक खरीदारी की और एक बिकवाली की। चंदन जी, आपकी तरफ बजाज ट्विंस पर आपका टेक हम जानने के लिए आएंगे। आप एक बार उसे विजिट करके रखें, लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग रिसर्च, काफ़ी इम्पोर्टेंट वन, जीएसटी कटौती के चलते कल ऑटोमोबाइल के बाजार में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिली। नवरात्रि के पहले दिन मारुति और हुंडई को ग्राहकों का जोरदार रिस्पांस दिखा। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले आंकड़े भी बता रहे थे, लेकिन डीप डिटेल्स के साथ क्या है हुंडई पर ब्रोकरेजेस की राय, सृष्टि हमें बता रही हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। जी हाँ, कई सारी कंपनीज की तरफ से जो है कमेंट्री आई है कि पहले ही दिन, जो कि नवरात्रि का भी पहला दिन था और नई जीएसटी दर भी पहले दिन लागू होते हुए दिखे, किस तरीके का शानदार रिस्पांस मिला सभी कंपनीज को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पर कंपनी का कहना है कि पहले ही दिन उन्होंने 10,000 गाड़ियों की डिलीवरी की। साथ ही साथ जीएसटी की कटौती से जो है कई सारे ग्राहकों ने इसका फ़ायदा उठाया, तो बेहद एक्साइटमेंट टाटा मोटर्स की तरफ से। पर उससे भी ज़्यादा मारुति सुजुकी, क्योंकि ये लीडर है, हम जानते हैं कि यहाँ पर 40% से ज़्यादा जो है पूरा मार्केट शेयर वो होल्ड करते हैं इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट का। और वहाँ पर मारुति सुजुकी ने रिकॉर्ड बुकिंग्स जो है दर्ज की। पिछले 35 सालों में अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा जो है मारुति सुजुकी ने अपनी डिलीवरीज, इंक्वायरीज, इन सभी के फ्रंट पे देखा। उनका कहना था कि पहले ही दिन लगभग 80,000 से भी ज़्यादा जो है इंक्वायरीज दर्ज हुई हैं। 25,000 से ज़्यादा उन्होंने डिलीवरीज की हैं और अब प्रतिदिन की डिलीवरीज जो है वो 30,000 तक जा सकती हैं, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ जहां पर मारुति सुजुकी ने अपने प्राइस कट्स अनाउंस किए थे, क्योंकि देखिए उन्होंने ना ही सिर्फ ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फ़ायदा दिया, पर साथ ही साथ बाकी प्राइजेस भी कम किए। स्मॉल कार सेगमेंट्स के जहाँ पर डिस्काउंट 10% से भी ज़्यादा के थे, उसके चलते ग्राहकों में बेहद एक्साइटमेंट था। और उस दिन के बाद से लेकर अब तक 75,000 से ज़्यादा इंक्वायरीज जो हैं मारुति सुजुकी
को आई हैं और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा का जो उछाल है उनकी इंक्वायरीज़ में आते हुए देखा है हमने। साथ ही साथ Hyundai की बात करते हैं तो यहाँ पर उनका भी कहना है कि 11,000 से ज़्यादा की डिलीवरीज और बिलिंग्स जो हैं ख़ास तौर से उन्होंने GST के पहले दिन में की हैं और पिछले 5 सालों में देखें तो अब तक का ये सबसे शानदार आंकड़ा है। और Hyundai मोटर्स ने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसको लेकर नोम्यूरा काफ़ी पसंद आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 2846 का टारगेट तो दिया ही है, पर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके का एक्साइटमेंट है कहीं ना कहीं कंपनी को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का विचार करना पड़ेगा। तो बेहद एक्साइटमेंट ऑटो सेक्टर में, और जी हाँ, पहला ही दिन काफ़ी ब्लॉकबस्टर रहा सभी मेजर ऑटो कंपनीज के लिए। जी बिल्कुल, मेजर ऑटो कंपनीज पे जो है अच्छी रैली, और आज देखें निफ्टी ऑटो इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर भी है और सारे ही ऑटो स्टॉक्स पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। चंदन, एक बार ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे भी एक नज़र डालते हैं। टायर स्टॉक्स हुए, कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनी जैसे कि एंड्योरेंस टेक भी देख रहे हैं कि आज अच्छी उछाल देखने मिल रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? क्योंकि ऑफकोर्स अगर ऑटो चलेगा तो रिप्लेसमेंट डिमांड भी आएगा, टायर्स की प्राइसिंग भी देखें, रॉ मटेरियल तो अभी बिनाइन है। ज़रा बताएं चंदन, ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? कोई थीम या कोई स्टॉक्स जहाँ पे जो है टेक्निकली अच्छी साउंड मूव आ सकती है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़ा ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, ऑटो पूरी थीम अच्छा लग रहा है। और मैं ऑटो रिप्लाई दूं उससे पहले मानसी जी बजाज फाइनेंस की बात कर रहे थे, मैं उस पर चर्चा करना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमने आज के टॉपिक में इस काउंटर को दिया है 1030 के टारगेट में। 985 का सपोर्ट था, उसको आप ट्रेल करके ऊपर में 999 के आसपास रख सकते हो। ऑटो की आपने बिल्कुल सही बात की कि ऑटो में तो हम पॉजिटिव व्यू है और ऑलमोस्ट सारे काउंटर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, चाहे मारुति हो, M&M हो, आइशर मोटर, TVS मोटर, अशोक लेलैंड। बट एंसिलरीज काउंटर की बात करें तो उनो मिंडा मुझे अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। मार्केट जब वीक होता है तो स्टॉक कंसोलिडेट होता है, मार्केट जब तेजी के मूड में आता है तो नया मोमेंटम दिखा देता है। तो इस काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए। 1300 लगभग 8 के आसपास की इमीडिएट सपोर्ट है, 1380 1400 तक के टारगेट के लिए। तो आई थिंक ये एक काउंटर है जो आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम दोनों है। दूसरा, अपोलो टायर जैसे एक टायर कंपनी पे फोकस कर सकते हैं। हालांकि मल्टीपल हर्डल है, वो पार नहीं हो रहे, बट ऐसा लग रहा है किसी भी दिन ब्रेकआउट आ सकता है। 475 के बड़े सपोर्ट है और अब की बार मुंह आता है तो 500 और 535 तक के अपसाइड भी यहाँ पे ओपन होंगे। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी स्पेस पे जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। स्टील रिलेटेड स्पेस में भी जो अच्छी बाइंग आ रही है, और ये सेगमेंट पे हमने आपको बता भी दिया था कि यहाँ पे फेरस स्पेस पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। जिस तरह गवर्नमेंट भी जो है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज जो है नज़र में आ रहा है टाटा स्टील, सेल और JSW स्टील तीनों ही हरे निशान में है। सेल में अच्छी अपमूव भी देखने मिली है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पे जो है मेरी इंटरेस्ट ज़्यादा है। टाटा स्टील, JSW स्टील, इन दोनों स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ बेहतर है? ज़रा बताएं अमोल, टाटा स्टील, JSW स्टील, इन दोनों स्टॉक्स में आपकी क्या पिक्स रहेंगी? दोनों ही प्रॉमिसिंग है। एक तो रैली के बाद कंसोलिडेशन और पॉजिटिव कंसोलिडेशन, हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देखने को मिला है डेली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स पे। मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा रेंज ब्रेकआउट का वेट रहेगा, बट लार्जर सेटअप जो है स्टॉक का वो अभी भी पॉजिटिव साइड का है। लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो JSW स्टील में सपोर्ट रहेगा अराउंड 1100 के आसपास, अगर वो मेंटेन होता है तो अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ऑन द टाटा स्टील में अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील भी एक रैली के बाद कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। कंसोलिडेशन का सपोर्ट आ रहा है अराउंड 168 170 के जोन में, और रेंज ब्रेकआउट का जो लेवल रहेगा वो अराउंड 175 का रहेगा। 175 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में शायद आने वाले जो ऊपरी लेवल में हम देखते हैं वो आई थिंक 180 182 के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है देखें, स्टील ऑटो स्पेस पे तो बात हो गई। एक टाइप से शॉर्ट कवरिंग जो है कुछ IT काउंटर्स में देखने मिले, लेकिन मिड कैप IT में गिरावट भरते रह रही है। कुछ शॉर्ट्स देख सकते हैं क्या मिड कैप IT स्पेस से? कोफोज, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स पे कुणाल कुछ शॉर्ट के मौके बन रहे हैं IT के? तो कोफोर्ज में बन सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड, बट ये एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा बिकॉज न्यूज फ्लोज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है सेक्टर में। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो स्टॉक गैप डाउन हो जाते हैं ओपन, और अगर एंड ऑफ द डे तक अगर ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड सेलिंग नहीं आती है, तो बहुत बार होता है कि हम अपनी पोजीशंस को कैरी करते हैं, बट शाम को अगर न्यूज फ्लोज थोड़ी सी भी स्टॉक्स में अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाती है, तो जो चाल होती है स्टॉक्स की वो टेक्निकल बेसिस पे ना होके मोर इवेंट और न्यूज स्पेसिफिक हो जाती है। तो खाली उस चीज़ का एक ध्यान रखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। पर आई थिंक हाँ, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो मिड कैप IT स्टॉक्स में उस पर धीरे धीरे करके एक
एक डाउनवर्ड ड्रिफ्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उस लिहाज से मेरे अनुमान से कुछ एक स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है शॉर्ट साइड पर। ओके, अब तक टैरिफ अनाउंसमेंट्स ओवर द वीकेंड हम सोचते थे कि क्या कुछ निकल कर आ जाएगा, वहाँ से तकलीफें कम हुई कुणाल, तो अब ये आईटी सेक्टर से जुड़े हुआ यूएस मार्केट से क्या आ जाए इस पर अब फोकस रखना पड़ रहा है। हालांकि निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 150 अंकों की गिरावट, डाउन ट्रेंड्स दिन के निचले स्तरों पर। कुणाल कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूज सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं इनको अवॉइड करना बेटर होता है। Yes. 2024 में सेकंड हाफ में डिफेंस बहुत सेंसिटिव सेक्टर था न्यूज स्पेसिफिक, और वो स्टॉक्स और सेक्टर्स ने काफी टाइम तक अंडर परफॉर्म किया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सेक्टर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जब वो न्यूज सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। अदर सेक्टर्स भी है, ऑटोज एटसेट्रा है, जहां पे ट्रेडर्स कंसंट्रेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सेकंड द थॉट कुणाल। फिलहाल आईटी सेक्टर को वॉच लिस्ट में रखा जाए क्योंकि ढेर सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, और याद रखिए रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स के साथ ही होगी, और अक्टूबर के कह सकते 10 अक्टूबर से आई गेस रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी, एंड आईटी मेजर्स से ही नंबर्स की भी शुरुआत होगी टीसीएस इन्फोसिस के साथ। तो इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कंसर्न्स हैं, फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। देखते हैं किस तरफ ये जाता है सेक्टर, उसके बाद वहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी। लेकिन उसके सामने जैसे कुणाल बता रहे हैं कई सारे स्पेसेस हैं जो कि एब्सोल्युटली हम देख पा रहे हैं कि अच्छी मजबूती दिखाएंगे, उन पर नजर रखेंगे। लेकिन चलिए जहाँ कमजोरी की बात है, कुछ स्टॉक्स जहाँ बिकवाली का दबाव है उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है। अमोल, आपसे अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर एक राय जानना चाहूंगी। कल काफी तेज थे ये सारे स्टॉक्स, आज के सत्र में लगभग सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं गेन सरेंडर होते हुए। अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइजेस, तमाम स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव है। इस गिरावट को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए? एक तो पहले इवेंट जब भी किसी स्टॉक्स में होता है वो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और तो थोड़ा सा रेगुलराइज भी हो जाते हैं, तो वो इमीडिएट बेसिस पे इतना वोलेटाइल है कि उसके ऊपर व्यू लेना रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। तो मेरा व्यू जो रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। थोड़ा सा जब कंसोलिडेशन हो जाएगा, एक स्ट्रांग फॉर्मेशन निकल के आएंगे, तभी कुछ व्यू बनेगा। बट अगर मुझे कुछ पिक करना है तो अडानी पोर्ट्स में अगर मैं देखता हूँ तो एक प्रॉमिसिंग लेवल के आसपास है। यहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो मुझे लगता है कि अडानी पोर्ट्स में एक फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट है। 1460 का जो रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा वो अगर ब्रेक होता है तो डायरेक्शनल मोमेंटम अडानी पोर्ट्स में बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड जो सपोर्ट है वो अराउंड 1400 के आसपास है। तो चलिए ये राय अडानी ग्रुप स्टॉक्स एंड इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स पर। चंदन जी, गोडफ्रे फिलिप्स 2:1 के रेशो में बोनस शेयर अलॉटमेंट के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे 2.5% की गिरावट है, स्टॉक चला है, और इनफैक्ट बोनस इशू से पहले हमने देखा 11,000 और उसके पार के लेवल्स भी नजर आए। ऑफ कोर्स ये एडजस्टेड प्राइसेस, लेकिन अब यहाँ से क्या राय होगी? देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्टिव मूव ऊपर के लेवल से देखने को मिला। हालांकि मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये काउंटर आ रहा है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 130 दिनों से इस काउंटर ने कभी भी 50 डे नहीं तोड़ा। कम से कम 5 से 7 बार 50 डे टच करके वहां से रिकवरी आई, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे, बट कहने की थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। हाई टॉप लोअर बॉटम को निगेशन आए तभी ट्रेड करना चाहिए। पोस्ट कॉर्पोरेट एक्शन के बाद में अब जो इमीडिएट हर्डल बन रहे हैं वो 3470 के आसपास बन रहे हैं। 3470 निकलता है तभी खरीदारी की सलाह देंगे। 3600 3650 वही नीचे में 3300 एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए इस ऑफ नाउ। एक बार रियलिटी स्पेस पे नज़र डालते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन एक काउंटर है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, वो हरे निशान में है। रेमंड में भी थोड़ी अप मूव देखने मिल रही है, इस पे भी जो है चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला। गुड मॉर्निंग लक्ष्मीकांत जी, फेस्टिव सीजन्स की ग्रीटिंग्स आपको। ज़रा बताएं आपके क्या रहेंगे अहम टेक्निकल पिक्स? शुभ प्रभात शरद जी। तो आज के ऑप्शन में हम बजाज फाइनेंस रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है और फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में बजाज फाइनेंस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अभी ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर 1225 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर अपसाइड के मूव हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए 1050 रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पर, जो कि हमें 15 रुपए के आसपास मिल जाएगा, और इसको हमें 15 रुपीज के आसपास बाय करके चलना है। और इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 25 रुपीज का रहेगा। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 10 रुपीज का,
तो लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 3750 का, और मैक्सिमम रिवॉर्ड जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो आ रहा है 7500 रुपीज का। ऑप्शंस के चैंपियन में जो है आप जुड़े लक्ष्मीकांत जी, धन्यवाद। बजाज फाइनेंस की जो है कॉल ऑप्शन का आया है आंकड़ा 1010, स्टॉप लॉस देखे तो 10 रुपीज़, लक्ष्य जो है लगभग 25 रुपये का, और अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखे तो 2:1 जो है बुल्स के फेवर में है। लेकिन चलिए, थैंक यू वेरी मच लक्ष्मीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े। और वायदे बाज़ार में लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछें। वायदे बाज़ार में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और एक डिसिप्लिन ट्रेड और एलोकेशन पे भी फोकस करें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क फ्रेमवर्क। लेकिन चलिए, अब हम सनी अग्रवाल के पास चलते हैं SBI सिक्योरिटी से, जो हमें बताने वाले हैं नवरात्रि के नवरत्न। बिल्कुल सनी जी, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको, नवरात्रि की जो है शुभकामनाएं। बताएं कौन सी रहेगी पिक? या गुड मॉर्निंग, और सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली पिक रहेगी मेरी लेमन ट्री होटल, जहां हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 200 रुपीज का विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली इसे चूज करने का कारण ये है कि अगेन इट्स वन ऑफ एन लीडिंग हॉस्पिटैलिटी ब्रांड, जो वैल्यू कॉन्शियस से लेके प्रीमियम ट्रैवल और लीजियर सीकर को कैटर करती है। काफी सारे ब्रांड्स है जैसे ओरिका होटल, लेमन ट्री प्रीमियर, लेमन ट्री होटल, लेमन ट्री रेड फॉक्स, की प्रीमा। अगर हम आज रूम की इन्वेंट्रीज की बात करते हैं तो तकरीबन इन पाइपलाइन और जो एग्जिस्टिंग रूम की इन्वेंट्री है तकरीबन 18,400 रूम की इन्वेंट्री है, जिसमें से 10,500 ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं। की अर्निंग ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो बेसिकली कंपनी ने एक जो पोर्टफोलियो है वहाँ एक रिनोवेशन की मुहिम चलाई है, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ARR और ऑक्यूपेंसी आगे जाके बढ़कर आएगी। और दूसरा, 1 से 1.5 साल में कंपनी डेट फ्री करने के लिए अपनी जो सब्सिडरी है फ्लूयर होटल, उनकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग करके डीमर्ज करके कहीं जो डेट फ्री होने का प्लान बना रही है। इसी के चलते हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि FY27 में कंपनी का जो प्रॉफिट है 370 करोड़ का आएगा, जो कि 243 करोड़ FY25 में था। और जो ROE है दैट विल बी मेंटेन क्लोज टू 20-21%। वैल्यूएशन की बात करें तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 17 टाइम्स FY27 EV/EBITDA पर ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगेन अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन होटल इज द वन सेक्टर टू बी इन, और लेमन ट्री को ऐड किया जा सकता है पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, तो चलिए, ये एक राय, और ट्रैवल, टूरिज्म, लीजर, इस स्पेस को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। सनी, गुड मॉर्निंग एंड फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू यू। आपकी तरफ से अगली पिक क्या होगी? मॉर्निंग, अगली पिक मेरी ऑटो सेक्टर से रहेगी, और इससे मैंने बेलराइज इंडस्ट्रीज को चूज किया है, जहां हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 180 का एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर आप बेलराइज को देखेंगे तो रिसेंट लिस्टिंग है, हालांकि वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। अगर हम ऑटो एंसिलरी टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर ऑटो कंपोनेंट जिसमें शीट मेटल है उसमें तकरीबन 24% का मार्केट शेयर है। और इसके अलावा काफी सारे प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई करती हैं, जैसे शॉक एब्जॉर्बर, फ्रंट फोक असेंबली, सिटिंग काउल, एग्जॉस्ट सिस्टम। रिसेंटली कंपनी ने 2 नए एक्विजिशन भी किए थे, जिसमें एक H1 इंडिया और मैक फिल्टर करके हैं, जो इनको प्रीडोमिनेंटली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक एंट्री देगा। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो इनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू है जो बजाज ऑटो, आयशर मोटर, ये 2 कंपनी से आता है। तो हमें लगता है कि बजाज ऑटो का जो डोमेस्टिक प्ले है बोथ ऑन EV एज वेल एज ऑन IC साइड, उसका एक प्रॉक्सी प्ले हम बेलराइज में देखते हैं। IPO के थ्रू जो पैसे जुटाए थे कंपनी ने, तकरीबन 1600 करोड़ का डेट रिपे करते हुए देखेंगे हम। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 350 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि बढ़कर हमारा अनुमान है कि 520 करोड़ FY26 में और तकरीबन 650 करोड़ FY27 में आते हुए दिखेगा। अगर हम FY27 की बात करें तो तकरीबन 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जी बिल्कुल सनी, बेलराइज इंडस्ट्रीज और लेमन ट्रीज पे तो खरीदारी की राय आ गई है। और कौन सा पिक रहेगा जो हमारे नवरात्रि के नवरत्न के लिस्ट में शामिल होगा? तीसरा पिक मैं EMS सेक्टर से अंबर एंटरप्राइज को लेना चाहूंगा, जहां हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 9400 का।
बेसिकली अगर हम अंबर की बात करें तो वन ऑफ द इंटीग्रेटेड मार्केट प्लेयर है। अगर हम रूम एयर कंडीशनर की बात करें तो अगेन 29% वैल्यू मार्केट शेयर है अंबर का। एंड जो बड़े बड़े ब्रांड थे सभी को एसी कंपोनेंट्स और पूरा बॉक्स बिल्ड एसी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी में रिसेंटली 2-3 बड़े एक्विजिशन हुए थे जिसके चलते कंपनी ने जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है उसमें फोरे किया है। वहां हमें लगता है कि उसके चलते जो कंपनी की जो एवरेज सिंगल डिजिट मार्जिन से आने वाले 2 से 3 साल में डबल डिजिट मार्जिन की ओर जाते हुए देखेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो हाई वैल्यू एडेड मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसी के चलते हमें लगता है कि कंपनी में जो रीरेटिंग है वो आगे कंटिन्यू होगी। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 10,000 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज करी थी। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में ये 50% बढ़कर तकरीबन 15,000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी दर्ज करेगी FY27 में। और प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 250 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY25 में दर्ज किया था। हमें लगता है कि ये प्रॉफिट बढ़कर 575 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट FY27 में कंपनी दर्ज करेगी। ROE इज लाइकली टू एक्सपैंड फ्रॉम 11% टू 18-19% इन नेक्स्ट 2 ईयर। PE की बात करें तो FY27 में तकरीबन 45 टाइम 48 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। लुकिंग एट एन वेरी एग्रेसिव ग्रोथ, हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। लेमन ट्री, बेलराइज एंड एम्बर एंटरप्राइजेस। सनी, बहुत शुक्रिया नवरात्रि शेयर्स हमें सजाने के लिए एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक क्विक व्यू जानते हैं चंदन से। चंदन, एक्सचेंज एंसिलरी में BSE लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पर आप देखिए आज बिकवाली का दबाव है। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए, और अगर नई पोजीशन की मन बनाकर चल रहे, क्या राय होगी? देखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का मोड रखना चाहिए, क्योंकि आज से 3 वीक पहले जो बाउंस आया था उसमें 2400 का जो हर्डल था वो पार नहीं कर पाया, और वहां से ऑलरेडी यहाँ पे लगभग 200-250 पॉइंट का करेक्टिव मूव देखने को मिला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट में बनाने लग गए और वीकली में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो एज ऑफ नाउ तो हर्डल है वो 2150 के आसपास शिफ्ट हो रहा है। जब तक 2150 के नीचे 2019-80 तक के एक डिक्लाइन भी बन सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच मोड रखें, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, सेटअप थोड़ा सा चेंज हुआ है बिफोर वी गो फॉर बार्गेन बाइंग। फिलहाल इसे वेट एंड वॉच की कैटेगरी में रखा जाए। चंदन जी, अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू बोथ ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और मार्केट में लगातार IPO मार्केट में जो हलचल है उस पर भी ET नाउ स्वदेश की नज़र है। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार 10 का बाजार।